अब आगे, अध्याय 94, सीधे नरक के गड्ढों से। गुरुवार एक बार फिर बिना किसी रुकावट के आ गया। पेनी ने अपना दिन सामान्य रूप से शुरू किया, लेकिन किसी कारण से वह बेनेट हवेली में सभी को अजीब सा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। सबको लग रहा था कि वे उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वे पेनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी अच्छाई में एक खास एहसास था जिसे पेनी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने बटलर जेन से पूछा, लेकिन बटलर जेन ने बस इतना कहा, यह एक अच्छा दिन था। और इसलिए पेनी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी स्कूल वैन में चली गई। स्कूल जाते समय पेनी अपनी सीट पर जमी बैठी रही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खतरे में हूँ? उसने चुपचाप अपने भाइयों की तरफ देखते हुए सोचा। जब उसने देखा तो स्लेटर दूसरी तरफ देख रहा था और एटलस किताब पढ़ रहा था। दूसरी तरफ ह्यूगो बस खिड़की की तरफ देख रहा था। क्या मैंने इसकी कल्पना की थी? उसने खुद से पूछा। मुझे लगा कि वे मुझे देख रहे हैं। पेनी ने कंधे उचकाए और फिर से खिड़की पर नज़रें गड़ा दीं। वह आज सुबह जेम्स की रिपोर्ट के बारे में सोच रही थी। जेम्स स्कूल में सुबह जल्दी उठने वाला बन गया था और कक्षा से 1 घंटा पहले पहुंचने वाले सबसे पहले छात्रों में से एक था। उसने कहा कि आज के लिए कोई योजना नहीं है, या कम से कम मेरी कक्षा में तो कुछ हो ही नहीं रहा। उसने सोचा, उसे थोड़ा शक था कि कहीं जेम्स उसके साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। इस शरारत को शुरू हुए बस एक दिन ही हुआ है। वे एक दिन के बाद हार तो नहीं मान सकते थे। पेनी के विचार तब शांत हो गए जब उसने अपनी पीठ और बगल से किसी की गहरी निगाहें महसूस की। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया, लेकिन उसके भाई अपने काम में लगे हुए थे। हे भगवान! पेनी डर गई और उसने नज़रें फेर लीं। क्या मुझ पर भूत प्रेत का साया है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बुरी आत्माएं मुझे निशाना बना रही हैं। पेनी इस नतीजे पर पहुंच ही रही थी कि वह थोड़ी सी पागल हो रही है, तभी उसके भाइयों ने धीरे धीरे अपनी गहरी नज़रें फिर से उस पर टिका दीं। मन ही मन वे उसे ध्यान और समय दे रहे थे। क्या ये पर्याप्त था? पेनी अपनी सीट पर सिमट गई और उस पर पड़ रही गहरी निगाहों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगी। वह बीच बीच में अपने भाई की तरफ देखती, लेकिन वह उन्हें या तो कुछ और करते हुए या फिर उसे देखकर मुस्कुराते हुए देख लेती। तारांकन, 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 पेनी, क्या तुम ठीक हो? लिली खुद को रोक नहीं सकी और पूछ बैठी, क्योंकि उसने देखा कि आज सुबह जल्दी आने के बाद से पेनी के चेहरे पर उलझन थी। गिन्नी भी अपनी चिंता नहीं छिपा सकी जब उन्होंने पेनी को देखा जो उनके बीच में चल रही थी। दोपहर का भोजन हो रहा था और तीनों लड़कियों ने बगीचे में जाने का फैसला किया। लेकिन चूंकि वे और शरारतें करने से बचना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता लिया, जो स्कूल की तरफ था। कुछ तो गड़बड़ है, पेनी बुदबुदाई, अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई। सब कुछ अजीब है। क्या तुम ये कह रही हो कि ये अजीब है कि रे के फैंस ने तुम्हें परेशान करना बंद कर दिया? गिन्नी ने धीरे से कहा। कैसा अजीब है? शायद उन्होंने हार मान ली है। लिली ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही। कल मैं भी उनके लिए बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। उन्हें फिर से तरोताज़ा होने में एक और दिन लगेगा। नहीं, इसके अलावा आज सुबह सब अजीब हैं। पेनी ने सिर हिलाते हुए लड़कियों की तरफ देखा। मुझे लग रहा है कि आज सब मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है मुझे पता है। लिली ने उत्साहित होकर कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेनी के फ़ैन क्लब में साइन अप करने में उम्मीद से ज़्यादा समय लग गया है, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। फैंस क्लब, पेनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मजाक बंद करो, लिली। और हाँ, मैं स्कूल की नहीं, हमारे घर के लोगों की बात कर रही हूँ। पेनी अचानक रुक गई जब उसकी सारी इंद्रियां जाग गईं। बिना सोचे समझे पेनी ने लिली को धक्का दे दिया, जिससे लिली ज़मीन पर गिर गई। आह! लिली सिहर उठी और अपने नितंबों पर गिर पड़ी। आह आह! पेनी, तुम ऐसा क्यों? लिली की नज़र जहां वह खड़ी थी, वहां एक टूटा हुआ गमला पड़ा देखकर वह चुप हो गई। गिन्नी की नज़र गमले पर पड़ी तो वह भी कांप उठी। क्या? गिन्नी फिर हकलाने लगी, आंखें चौड़ी करके। कैसे? अगर पेनी ने लिली को समय पर धक्का न दिया होता तो वे पहले से ही अंदाज़ा लगा सकती थीं कि लिली का क्या होता। तीनों लड़कियों ने सहज ही ऊपर देखा कि गमला कहाँ गिरा था, और तभी उन्हें छत से किसी इंसान की परछाई जाती हुई दिखाई दी। ये तो बहुत ज़्यादा है। गिन्नी बुदबुदाते हुए लिली की मदद के लिए दौड़ी। लिली, तुम ठीक तो हो? लिली का पूरा शरीर कांप रहा था और जब उसने गिन्नी की तरफ देखा तो उसका रंग पीला पड़ गया था। उसे अब अपने नितंबों में दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था क्योंकि उसके घुटने टोफू जैसे मुलायम लग रहे थे। अगर वह फूलदान सीधे उस पर गिर जाता तो उसकी जान जा सकती थी। यह एक हत्या का प्रयास था। ये बहुत क्रूर है, लिली ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। या यह एक दुर्घटना है? उन्होंने धीरे से अपनी नज़र पेनी पर घुमाई, उसे दूसरी तरफ जाते और कुछ उठाते हुए देखा। पहली बार उन्होंने पेनी का हमेशा खिले रहने वाला चेहरा काला पड़ता देखा। लिली को यह देखकर अभी हुई हत्या की कोशिश से भी ज़्यादा डर लगा। पेनी, गिन्नी ने पुकारा, पेनी की पीठ से निकलती इस काली, शैतानी आभा को महसूस करते हुए।
लिली ने पेनी को शांत करने के लिए मुस्कुराने की कोशिश भी की। पेनी, मैं ठीक हूँ। सब ठीक है, मुझे चोट नहीं लगी है। पेनी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उस छोटे से बैज को देखती रही जिस पर रे का चेहरा बना था। ये डिज़ाइन रे के प्रशंसक पहनते थे। आखिरकार उनके प्रशंसक इतने कट्टर थे कि उनके पास चाबी के छल्ले, स्टिकर और दूसरी चीज़ें थीं जिन पर उनका चेहरा बना होता था। अब उन्होंने हद पार कर दी, पेनी ने बिल्ला कसकर पकड़ते हुए फुसफुसाया। उसने गहरी सांस ली और अपने दोस्तों का सामना किया। गिन्नी, पहले लिली को अस्पताल ले जाओ। तुम दोनों थोड़ा पानी पी लो ताकि तुम शांत हो जाओ। अपनी बात कहने के बाद पेनी कुछ बातें सुझाने के लिए एक कदम पीछे हट गई। लेकिन उसके जाने से पहले ही गिन्नी चिल्ला उठी। पेनी, तुम्हारा क्या हाल है? गिन्नी ने चिंता में अचानक पूछा। तुम कहाँ जा रही हो? पेनी ने अपने कंधे पर नज़र डाली और ठंडे स्वर में कहा, इसे एक बार में ही निपटा दो, और फिर चली गई। उलझन में गिन्नी और लिली ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी नज़रें पेनी की पीठ पर गड़ा दीं। पेनी के फिगर को देखते हुए वे खुद को घुटन महसूस करने से नहीं रोक पाईं। उसे देखकर उन्हें पेनी के बारे में एक और बात पता चली, गुस्से में ये लड़की किसी से भी बड़ी हो जाती है। किसी कारण से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भले ही लिली इस अपशकुन से बच गई, लेकिन एक और खतरनाक अपशकुन सीधे नरक के गड्ढों से उठ खड़ा हुआ। अध्याय 95, बस एक छोटी सी लड़की। इस बीच स्टार सेक्शन के बगीचे में रे की हंसी शांत वातावरण में गूंज रही थी। बाकी स्टार छात्र उसे अनदेखा कर सकते थे या उसे घूर सकते थे। यहाँ तक कि मैक्स जैसा शरारती बड़ा आदमी भी रे को शक भरी निगाहों से देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। काश तुम्हें पता होता कि वह कितनी प्यारी है। हे भगवान, मेरा स्कूल जीवन और भी ज्यादा रंगीन और उज्जवल हो गया है। रे ने अपनी आगे की योजनाओं के लिए अपने सारे हथियार संभालते हुए उत्साह से कहा। जब मैंने सुना कि दूसरे बच्चे उसे निशाना बना रहे हैं तो मैं थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन पता चला कि वह ठीक है। हाँ, कितनी प्यारी है, मैं उसे गुदगुदी करना चाहता हूँ। उसके हथियारों को देखकर कोई भी आसानी से यह भ्रम कर सकता था कि रे भूत भगाने की योजना बना रहा है। उसके पास एक पवित्र बाइबल, उसके ऊपर एक माला, एक पवित्र क्रॉस और यहाँ तक कि थोड़ा लहसुन और पवित्र जल भी था। रे ने सेमिनरी के कपड़े भी पहने हुए थे और हाँ, वह उन्हीं कपड़ों में कक्षा में जाता था। रे, अगर वो वैसी ही है जैसी तुम कह रहे हो, तो पढ़ाई क्यों नहीं करती? कियारा, जो पिछली टॉप 3 स्टार स्टूडेंट थी, चाय का मजा लेते हुए बोली। ये एक जुर्म है और तुम खुशकिस्मत हो कि उसने अपने घर वालों को नहीं बताया। अगर उसने अपने माता पिता को बता भी दिया तो वे क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि वे कोई आरोप लगा सकें क्योंकि रे भी नाबालिग है। छोटे बालों वाली, घुंघराले बालों वाली लड़की, कैसेंड्रा ने अपना सिर हिलाया। लेकिन रे, यह अच्छा नहीं है। तुम एक छोटी लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? मैक्स इस मामले में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसका मूड ठीक नहीं है। वे हारने वाले, मुझे परेशान करने के लिए किसी और पर दांव लगाने की हिम्मत कैसे कर बैठे? कियारा ने मैक्स की ओर देखा, लेकिन उसके भयानक मूड पर ध्यान नहीं दिया। जब से शर्त लगी थी और इतना बड़ा सट्टा पूल बना था, तब से स्टार सेक्शन के छात्र पिछली परीक्षा की तैयारी पहले से कहीं ज्यादा जोर शोर से कर रहे थे। अगर चुनौती देने वाला थियो मिलर होता तो वे ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन एटलस बैनेट उन पर हमला करने वाला था और उसे जानते हुए वे ढिलाई नहीं बरत सकते थे, क्योंकि अगर उसे जरा सी भी जगह मिली तो वह स्टार सेक्शन में सीट छीन लेगा। और पेनी रीड नाम की एक छोटी सी बच्ची भी उन्हें सीट लेने के लिए धमका रही थी। साल में एक सीट गंवाने से तो कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन 2 सीटें उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएंगी। एटलस बैनेट, कियारा की आंखों में एक चमक दौड़ गई, फिर उसने रे की तरफ देखा। रे, तुम उस छोटी बच्ची को फिर से क्यों परेशान कर रहे हो? रे ने भौहें चढ़ाईं, मैं तुम लोगों पर कोई एहसान कर रहा हूं। कैसेंड्रा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। रे के जवाब ने मैक्स और चश्मा पहने दूसरे व्यक्ति का भी ध्यान आकर्षित किया। देखो, मुझे तुम सबके लिए डर लग रहा है, रे बेशर्मी से चिल्लाया। जाहिर है, मैं सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ सबसे बुरा तो यही हो सकता है कि हम एक रैंक नीचे चले जाएं। लेकिन तुम सब सुरक्षित नहीं हो, फिन को छोड़कर शायद। फिन, कियारा ने भौहें चढ़ाईं। अगर एटलस बैनेट और पेनेलोप रीड आ गए तो सबसे पहले उसे ही बाहर धकेला जाएगा, तो वह कैसे सुरक्षित रहेगा? रे ने जीभ चटकाते हुए सिर हिलाया। ये सब की गलतफहमी है, सिर्फ इसलिए कि फिन 10वें नंबर पर है, उन्हें लगता है कि फिन सबसे आसान निशाना है। इसीलिए फिन को अपनी सीट किसी और से ज्यादा जोर लगाकर बचानी पड़ी। रे की टिप्पणी के बाद सन्नाटा छा गया और सभी लोग बस उसे ही देखते रहे। ये सच था, उनके विपरीत, जिनकी एकमात्र चिंता ये थी कि वे किस रैंक पर होंगे, फिन ने स्टार सेक्शन की एक दैत्याकार की तरह रक्षा की। पिछले वर्षों में फिन को शायद सबसे ज्यादा चुनौती मिली थी, लेकिन उनमें से कोई भी उससे नहीं जीत पाया। उसने जितनी भी चुनौतियां जीती, उन्हें अनुभवी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।
दूसरे शब्दों में, अगर फिन के पास कोई विकल्प न होता तो वह 10वें स्थान की रखवाली करना भूलकर ऊपर चढ़ जाता। रे ने आह भरते हुए कहा, अभी तो तुम लोग सोच रहे होगे कि हमारा मुकाबला सिर्फ एटलस और पेनी से है, लेकिन सच कहूं तो ऐसा नहीं है। हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी तो हम खुद हैं। रे के बयान के बाद फिर से सन्नाटा छा गया, जिससे उसके सहपाठी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ठीक है, कैसेंड्रा ने मुंह बनाया और आह भरी। इस बार हम न सिर्फ अपनी रैंक बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमें आगे भी बढ़ना है। रे ने सिर हिलाया। कियारा ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसकी शालीनता बरकरार रही। चश्मा पहने वह आदमी चुपचाप उसे घूर रहा था, जबकि मैक्स जीभ चटका रहा था। मैंने सुना है कि तुम लोगों ने प्रोफेसर सिंह को एक निमंत्रण भेजा था और बदले में तुम्हें एक समस्या मिली, रे ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुमने उन्हें जवाब भेजा? अगर नहीं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, क्योंकि एटलस उनका जवाब दे पाया। क्या? मैक्स की भौहें गहरी हो गईं, जबकि बाकी सबकी नज़रें रे पर टिकी थीं। उसने पहले ही जवाब भेज दिया था। क्या वह सही था? रे ने कंधे उचकाए और शेखी बघारी। मुझे पक्का नहीं, लेकिन जब मैंने प्रोफेसर सिंह को अपना जवाब भेजा तो उन्होंने इशारा किया कि एटलस ने भी अपना जवाब भेज दिया है। वो खुश लग रहे हैं क्योंकि हम बहुत मेहनती हैं। ये सोचकर उनके चेहरे मुरझा गए, क्योंकि वे अभी भी उस असंभव सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। रे को जवाब देते हुए सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन एटलस, वह आदमी शीर्ष खंड से स्टार खंड तक कितनी रैंक की छलांग लगाने की योजना बना रहा है। खैर, चिंता मत करो। रे ने उत्साह से ताली बजाई, उनके देखने का इंतजार करते हुए। उसकी मुस्कान इतनी चमक उठी कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एटलस बेनेट की चिंता करो और मैं पेनी की चिंता करूंगा। उसे परेशान करना बंद करो, कियारा ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे एक छोटी बच्ची से बचाने के लिए तुम्हारी या किसी और की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बकवास बंद करो, रे। मैक्स भी चिढ़कर बोला, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि किसी छोटी बच्ची से डर नहीं सकता। तुम्हारे प्रयासों के लिए शुक्रिया, रे। कैसेंड्रा ने भी बात में शामिल होकर रे की तरफ देखा। लेकिन उसे अकेला छोड़ दो, क्लास वाला लड़का अचानक बोल पड़ा। रे, ये तो घिनौना है कि तुम एक 13 साल की लड़की को डेट करने की कोशिश कर रहे हो। वो तो बिल्कुल बच्ची है, लेकिन वो मज़ेदार है, और हाँ, वो मुझ पर फिदा है, शायद पढ़ाई करना ही भूल जाए। रे बड़बड़ाया, तुम लोगों को मेरे अच्छे इरादे समझ नहीं आ रहे। हालांकि इस वक्त रे ये सब अपने मनोरंजन के लिए कर रहा था। उसे अकेला छोड़ दो, कियारा ने कहा, जबकि सबने सिर हिलाया। वो तो बस बच्ची है। अगर वो समझदार भी है तो भी हमें डरा नहीं सकती। एटलस बेनेट अधिक डरावना है, चश्मा पहने हुए आदमी ने कहा। कैसेंड्रा ने भी सिर हिलाया, लेकिन मैक्स ने अपनी नाक सिकोड़ ली। ठीक है, बेचारी पर रहम करो, वह तो बस एक छोटी बच्ची है। तुम उसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? मैक्स बड़बड़ाया, और उसी समय उन्होंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। सभी लोगों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और सहज ही प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गए। तभी उन्हें एक छोटी और चौड़ी आकृति दिखाई दी, जिसकी परछाई उनकी मेज की ओर बढ़ रही थी। अध्याय 96। पागल। स्टार छात्रों की पेनी में दिलचस्पी तब बढ़ी जब रे ने बताया कि यह नया छात्र सभी स्टार छात्रों को एक रैंक नीचे धकेल सकता है। उनकी दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब रे ने स्वीकार किया कि पहला रैंक वाला भी अपना स्थान खो देगा। पेनी के बारे में उन्हें बस इतना पता था कि वह 13 साल की छात्रा है। उन्होंने सुना था कि वह अपनी कक्षा में, या शायद पूरी कक्षा में, सबसे छोटी थी। लेकिन अब जब उनकी नज़र उसके आकार पर पड़ी तो वे सब चुपचाप मान गए कि वह अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा छोटी है। उन्हें ये भी शक था कि क्या ये छोटी बच्ची पेनी है या वे बस कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। क्या ये वो है? मैक्स उलझन में बुदबुदाया, या कोई किंडरगार्टनर खो गया है? कैसेंड्रा ने पलकें झपकाईं, वह प्यारी है। कितना छोटा है? चश्मे वाले ने धीरे से कहा। रे, क्या तुम्हें यकीन है? कियारा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके माथे की लकीरें गहरी होती गईं। वह जितना ज्यादा पेनी को घूरती, उसके होंठ उतने ही गहरे नीचे झुकते गए। उसने रे को घूरा, जो उस लड़की का पीछा कर रहा था। उन्हें पहले से ही लग रहा था कि रे कुछ ज्यादा ही कर रहा है और पेनी का पीछा करना उनका मजाक उड़ाने का उसका तरीका है। ये रे था। ये आदमी कहता कुछ और करता कुछ और। तो उसके लिए रे पेनी का पीछा उसका ध्यान भटकाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें भड़काने के लिए कर रहा था। हालांकि अब जब उसने पेनी को देखा तो कियारा को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रे, तुम घटिया इंसान हो, कियारा फुसफुसाए और उसकी आंखों में चमक आ गई। इतनी बेचारी बच्ची को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत। सिर्फ कियारा ही नहीं, बल्कि सभी लोग रे को घूर रहे थे। ये बिल्कुल बेहुदा था। सबको लगा कि पेनी कोई आम 13 साल की बच्ची है, लेकिन वह तो बिल्कुल किंडरगार्टन की बच्ची लग रही थी। रे के मुकाबले, जिसके लंबे हाथ पैर थे और जिसे जवान दिखने के लिए बस सूट पहनना पड़ता था, पेनी बहुत छोटी लग रही थी। कितनी दयनीय लड़की है। दूसरी ओर रे ने अपने सहपाठियों की उपेक्षा की और भौहें सिकोड़ लीं।
उसने पेनी के उदास भावों को गौर से देखा, लेकिन पिछले दिनों की उसकी सामान्य भाव-भंगिमा को पहचान नहीं पाया। अभी पेनी गुस्से में लग रही थी। पेनी, रे ने पुकारा। जब पेनी उसकी ओर बढ़ी तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। रास्ते में पेनी की नज़र किनारे लगे फूलों की कतार पर पड़ी। बिना कुछ कहे उसने एक गमला उठा लिया। पेनी, क्या तुम्हें फूल पसंद हैं? रे की आवाज़ रुक गई जब फूलदान उसकी तरफ आया। उसकी सांसें अटक गईं और उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर तेज़ हवा का झोंका महसूस होने लगा। झनकार, रे के पीछे खंभे पर फूलदान जोर की आवाज़ के साथ टूट गया। सबकी सांसें रुक गईं, आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने मासूम फूलदान को देखा, फिर रे को, फिर अपनी फैली हुई आंखें उस छोटी बच्ची पर टिका दीं। फिर कौन दयनीय था? पेनी का चेहरा गोल था और उसके मुलायम गाल लाल थे। छोटी छोटी चोटियों के साथ वह एक बड़े जूड़े जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में झलकती बेतरतीब तीक्ष्णता और क्रूरता उसके चेहरे या यहाँ तक कि उसके शरीर से भी मेल नहीं खा रही थी। सबने गला साफ किया। क्या? अरे, ये तो खतरनाक है, मैक्स सदमे से उबरते हुए बोला। तुम उसे मार भी सकते थे। कैसेंड्रा का चेहरा भी पीला पड़ गया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। हम जानते हैं कि रे नासमझी कर रहा है, लेकिन आप किसी पर यूं ही फूलदान नहीं फेंक सकते। ये बहुत खतरनाक है। अगर आपने उसे मार दिया तो क्या होगा? तो वह मर चुका है, पेनी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जिससे स्थिर तापमान शून्य से नीचे चला गया। उसके जवाब पर कोई पछतावा न देखकर उनकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। क्या वह सचमुच रे को मारने की कोशिश कर रही थी? तुम पागल हो, मैक्स ने उपहास किया। वह उलझन में था कि उसे हंसना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए। पेनी ने रे की ओर इशारा किया, बाकी तारों वाले हिस्से को नज़रअंदाज करते हुए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम सिर्फ मुझ पर निशाना साधो, लेकिन सीमा पार मत करना। मेरे लोगों को फिर से छुआ तो मैं मरने से पहले तुम्हें मार डालूंगी। पेनी की बात सुनकर रे की भौहें तन गईं, वह उलझन में पड़ गया। उसने उसके लोगों को कब से छुआ है? लेकिन पेनी उसे ये सब बताने नहीं आई थी। उसने ही यह हंगामा शुरू किया था, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें स्टार सेक्शन के चेहरों पर चमक रही थीं। उसे शायद पता नहीं था कि कौन सा चेहरा कौन सा है, लेकिन अब उसने उन चेहरों को अपने ज़हन में उकेर लिया था। तुम सबको, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, उसने खतरनाक लहजे में चेतावनी दी। अगर तुमने मेरे साथ फिर से ऐसा किया तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। जब उसकी नज़र एक बार फिर रे पर पड़ी तो वह हंसी से लोटपोट हो गई। बिना कुछ कहे उसने उनसे मुंह मोड़ लिया और चली गई। स्टार सेक्शन गार्डन में एक घुटन भरा सन्नाटा छा गया जो पेनी के उनकी नज़रों से ओझल होने के कुछ मिनट बाद तक कायम रहा। वे बस उस तरफ देखते रह गए जिस तरफ से वह आए और गई थी। क्या? वह क्या था? चश्मा पहने आदमी ने अविश्वास में बुदबुदाया। जब उसकी नज़र टूटे हुए गमले पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था। उस लड़की ने सचमुच वह गमला रे की तरफ फेंका था और बाल बाल बचा था। सभी लोग सहज ही स्तब्ध होकर रे की ओर देखने लगे। रे, तुमने क्या किया? कियारा का चेहरा फीका पड़ गया। वह लड़की तुम पर चीज़ें क्यों फेंक रही है? हालांकि कियारा इस तरह की आक्रामक हरकत को न तो स्वीकार करती थी और न ही उसकी निंदा करती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि रे में किसी को भी उसके सबसे बुरे अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता है। कियारा के सवाल पर सबका ध्यान रे पर गया। रे, ये क्या बकवास है? मैक्स बड़बड़ाया। क्या ये वो 13 साल की लड़की है जिसका ध्यान भटकाने की कोशिश तुम कर रहे हो? वो तो बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी दिखती है। नहीं, मेरा मतलब है, ये क्या बकवास है? वो यहाँ कैसे आ गई और तुम्हें मारना चाहती है? ऐसा लग रहा है जैसे वो हम सबको मार डालना चाहती है। कैसेंड्रा डर गई। मुझे लगा कि वो बेचारी बच्ची है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। चश्मा पहने लड़के ने घबराहट में कैसेंड्रा की भावनाओं को साझा करते हुए कहा। पेनी, वह बच्चा पागल था। पहली नज़र में पेनी एक मासूम बच्ची लग रही थी, लेकिन उसके उग्र स्वभाव को देखकर ऐसा लगा कि अगर वे उसे गलत तरीके से छूते तो वह उन सबको जिंदा दफन कर देने से भी नहीं हिचकिचाती। रे ने धीरे से अपनी नज़रें पेनी की तरफ से हटाईं और अपना ध्यान अपने सहपाठियों पर केंद्रित कर लिया। उसकी भौहों के बीच की रेखाएं गहरी होती गईं, जिससे घटनाओं के इस मोड़ पर उसकी अपनी उलझन साफ जाहिर हो रही थी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, लेकिन अब मुझे इसका पता लगाना होगा। इतना कहकर रे ने खुद को ऊपर उठाया और आगे बढ़ गया। उसकी चंचल आभा गायब हो गई थी। उसकी जगह उसके चारों ओर एक खतरनाक माहौल छा गया था। जो लोग उसे जाते हुए देख रहे थे वे घबरा गए। रे ज्यादातर समय चंचल और नासमझ ही रहता था। उन्होंने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा था। पहली बार उन्होंने उसे इतना नाराज देखा था और इस बात ने उन्हें तुरंत डरा दिया। अब क्या होगा? कैसेंड्रा ने बुदबुदाते हुए सबको चिंतित दृष्टि से देखा। सब ने एक दूसरे को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। इसका जवाब उन्हें नहीं पता था, लेकिन उन्हें इतना पता था कि जो भी हो, अच्छा नहीं होगा। अध्याय 97, उसे अकेला छोड़ दो। अपनी बात कहने के बाद पेनी सीधे स्कूल के अस्पताल में गई जहां लिली और गिन्नी भी गई थीं।
जब वह पहुंची तो दोनों लड़कियां आपस में कुछ बुदबुदा रही थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखों के कोने से पेनी का चेहरा देखा, वे चौंक गईं। पेनी, क्या सब ठीक है? पेनी के पास आते ही गिन्नी अपनी सीट से उछल पड़ी। लिली की आंखें भी अनकही चिंता से घूम गईं। पेनी, क्या तुमने रे से बात की? पेनी ने तब तक कोई जवाब नहीं दिया जब तक वह बिस्तर के पास बैठ नहीं गई। मैंने उसे चेतावनी दी थी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपनी चिंतित निगाहें उस पर डालीं। अब सब ठीक है, पेनी मुस्कुराए। अगर उन्होंने ये स्टंट फिर से किया तो यह उनका आखिरी स्टंट होगा। वह पूरे स्टार सेक्शन को तहस नहस कर देगी। पेनी, लिली ने पेनी की ओर हाथ बढ़ाया जिससे उसकी भौहें तन गईं। मुझे नहीं लगता कि रे को इस बारे में पता था। मुझे चोट नहीं लगी है और यही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होगा अगर अगली बार तुम्हें चोट लग गई? गिन्नी ने अचानक कहा, और जब उसे एहसास हुआ कि उसने अचानक बोल दिया है तो उसने अपना मुंह ढक लिया। गिन्नी सही कह रही है, पेनी ने सिर हिलाया। तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन अगर अगली बार हम इतने भाग्यशाली न रहे तो क्या होगा? उन्होंने मेरे साथ जो मजाक किया वो बेवकूफ़ी भरा है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। सच कहूँ तो एक तरह से मजाक ही था, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। पेनी ने रे की प्रतिक्रिया याद करते हुए रुककर कहा, और हाँ, मुझे पता है कि वह आदमी शायद बेवकूफ़ है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यह उसका ऑर्डर नहीं था। फिर भी चूंकि उसका एक फैंस क्लब है, उसे कम से कम अपने फैंस को तो ठीक से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा नहीं था कि पेनी रे के पास इसलिए आई थी क्योंकि उसे लगा कि ये उसका ऑर्डर है। वो जानती थी कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा था जिसकी बात ये कट्टर प्रशंसक सुनते तो वो रे ही थे। इसलिए पेनी ने उनसे निपटने का सबसे तेज तरीका अपनाया। ये बकवास है, पेनी ने सिर हिलाया। लेकिन जो भी हो, कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो गया है। अगर रे समझदार होता तो उसे पता होता कि क्या करना है। लेकिन फिर पेनी का चेहरा अचानक उस तर्क से विकृत हो गया जो उसके अवचेतन ने उसे बताया था। क्या रे को पता होगा कि क्या करना है? वह आदमी खुलेआम एक 13 साल की लड़की का पीछा कर रहा था। मतलब उस आदमी को अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे क्या लगा कि रे कुछ भी कर लेगा? अच्छा ठीक है, पेनी ने कंधे उचका दिए। अगर रे कुछ नहीं भी करेगा तो भी मैं उनसे खुद निपट लूंगी। उसकी आवाज़ बेपरवाह और बेपरवाह थी, लेकिन न जाने क्यों उसे यह कहते हुए सुनकर कि वह उनसे व्यक्तिगत रूप से निपट लेगी, माहौल में कसाव सा महसूस हुआ। हवा में थोड़े से तनाव को देखकर गिन्नी और लिली ने सहज ही अपनी गर्दनें छू लीं। मुझे अब भूख लगी है, क्या हमें यहीं खाना खाना चाहिए? पेनी ने सुझाव दिया और दोनों लड़कियां मुस्कुराने लगीं। गिन्नी ने सोचा, अगर पेनी ऐसा कहती है तो मुझे उस पर विश्वास है। लिली की भी यही राय थी। इस समय दोनों लड़कियों को पेनी की आत्मा पर किसी और से ज्यादा विश्वास था। खैर, वे पेनी के फैंस क्लब की संस्थापक थीं और संस्थापक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वे उस पर से विश्वास न खोएं। जबकि दोनों लड़कियों को अपनी नई भूमिका में सांत्वना मिली, जिसके बारे में पेनी को पता नहीं था। पेनी ने खुद को शांत करने के लिए खूब खाया। लड़कियां अस्पताल में ही अपना खाना खाकर खुश हो गईं। खाना खत्म होने के बाद लिली का निचला हिस्सा अब ठीक था, इसलिए तीनों दोपहर में अपने पहले विषय की कक्षा में चली गईं। ओह, पहले तुम लोग जाओ, लिली ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभी हाथ धोकर आती हूँ। पेनी और गिन्नी ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। अब तक उन्हें लिली के हमेशा हाथ धोने या चेहरे पर मेकअप लगाने की आदत हो चुकी थी। वे पहले ही दांत ब्रश करने के लिए अस्पताल के शौचालय जा चुकी थीं, लेकिन लिली अब भी शौचालय जाना चाहती थी। इतना कहकर गिन्नी और पेनी अपनी कक्षा में वापस चली गईं, जबकि लिली ने अपना चेहरा साफ किया। वह इधर उधर नहीं रुकी, बस अपने हाथ धोए। काम पूरा होने पर वह तुरंत बाहर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह बाहर खड़ी आकृति को देखकर रुक गई। लिली ने ऊपर देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। रे, तुम? रे का चेहरा गंभीर था, उसके सामान्य हल्के चेहरे के भाव से अलग। तुम पेनी की दोस्त हो, है ना? लिली डरकर सावधानी से पीछे हट गई। क्या क्या चाहती हो? लिली की आवाज़ में डर महसूस करते हुए रे भी एक कदम पीछे हट गया। हालांकि उसका भाव वैसा ही रहा। बताओ, उसे इतना गुस्सा किस बात पर आया? उसने पूछा। फैंस क्लब के लोग उसके बारे में बकवास करते रहे। मैं उन सबको जिंदा दफनाने से पहले जानना चाहता हूं कि असल में हुआ क्या था। लिली घबरा गई। क्या उसने अभी कहा था कि वह अपने प्रशंसकों को जिंदा दफन कर देगा? इस बार उन्होंने पेनी के साथ क्या किया? रे ने गंभीर स्वर में पूछा। मुझे पूरी जानकारी दो, न ज्यादा न कम। लिली ने गला साफ करते हुए अपने दिल में घुसते डर को दबाते हुए कहा। फूलदान, फूलदान। दोपहर के भोजन के समय पेनी, गिन्नी और मैं बगीचे की ओर जा रहे थे, लेकिन आपके प्रशंसकों की शरारतों की वजह से हमें लंबा रास्ता तय करना पड़ा। रास्ते में छत से एक फूलदान मेरे ऊपर गिर गया। अगर पेनी न होती तो वह मुझे भी लग सकता था, उसने बताया। इसके बाद उसने हमें अस्पताल भेज दिया और चली गई।
वह बहुत गुस्से में थी। मैंने ऐसा नहीं किया, हमें पता है कि आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन वे आपके प्रशंसक थे। लिली ने उसकी यह प्रतिक्रिया सुनकर गहरी निराशा व्यक्त की। पेनी के प्रभाव में लिली ने हिम्मत जुटाकर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और उस युवक की आंखों में देखा। वरिष्ठ, भले ही आप स्टार सेक्शन में दूसरे नंबर पर हों, आपके समर्थकों ने जो किया वह खतरनाक है। मेरी जान जा सकती थी। इसलिए कृपया पेनी को परेशान करना बंद करें ताकि वे भी ऐसा करना बंद कर दें। लिली को लगा जैसे ये सब कहते हुए उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा, लेकिन वो अपनी बात वापस तो नहीं ले सकती थी, है ना? दिखावा करते हुए लिली ने अपना गला साफ किया और खुद के लिए एक गहरी कब्र खोद ली। उसे पेनी और गिन्नी की याद आएगी। स्टार सेक्शन को स्कूल का आदर्श माना जाता है, लेकिन जब से ये हुआ है मुझे नहीं लगता कि स्टार सेक्शन इतना अच्छा है। लिली बड़बड़ाई, पर अंदर ही अंदर रो रही थी। पेनी ने तुम में से किसी के साथ कुछ नहीं किया, पर तुम उसके लिए मुसीबतें खड़ी करते रहते हो। अगर तुम अब नहीं रुके तो मैं खुद हेडमास्टर को इसकी शिकायत कर दूंगी। हेडमास्टर तुम्हारे दादा भी क्यों न हो, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे क्योंकि तुम गलत हो। लिली इस समय बस यही चाहती थी कि ज़मीन उसे निगल जाए, लेकिन उसके मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे। इसके बाद उसे शायद परेशानी हो, लेकिन वह पेनी की रक्षा करना चाहती थी। छी! लिली ने भी नाक भान सिकुड़ी और उसे निराशा से देखा। मेरे रास्ते से हट जाओ, हम्फ! ये कहकर लिली ने अपने कंधे उसके कंधे से टकराए। वह ठुड्डी ऊंची करके चली गई, लेकिन जब वह उनकी कक्षा में पहुंची तो उसका रंग चादर की तरह पीला पड़ गया था। लिली! पेनी ने पुकारा। लिली को अपनी सीट पर लड़खड़ाते हुए देख रही थी। मैं बर्बाद हो गई। लिली खुद से बुदबुदाई। मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं तो मर ही गई। पेनी ने भौहें सिकुड़ी और गिन्नी की तरफ देखा। गिन्नी ने उसकी तरफ कंधे उचकाए और फिर चिंता से लिली की तरफ देखा। उसे क्या हुआ? लिली सिर्फ 5 मिनट के लिए ही टॉयलेट में थी, लेकिन अब वह खुद से ऐसे बुदबुदा रही थी मानो उसे टॉयलेट में कोई भूत मिल गया हो। अध्याय 98। चचेरा भाई, मेरे रास्ते से हट जाओ, हम। जब लिली ने रे से अपनी कमर टकराई तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। लिली ने अब जो कुछ भी उसे बताया उससे पेनी की आक्रामकता साफ जाहिर हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल के गुस्से को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वह ऐसा नहीं कर सका। कई दिनों तक पेनी का पीछा करने और यह सुनने के बाद कि वह अपनी ओर आने वाली सभी बेवकूफ़ाना शरारतों को कैसे टाल रही थी, रे को पेनी के व्यक्तित्व का एक स्पष्ट सा अंदाज़ा हो गया था। उसे शरारतों से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन इस बार उसके प्रशंसकों ने हद पार कर दी, और यदि सीमा पार कर ली गई तो पेनी को भी ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बात से नाराज होकर रे का चेहरा काला पड़ गया और वह क्लब रूम की ओर भागा। धमाका! रे ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग आश्चर्य से कांप उठे। उन्होंने धीरे से दरवाजे की तरफ अपना सिर घुमाया तो रे के चेहरे पर उभरे गहरे भाव देखकर उनकी सांस अटक गई। रे! एक प्रशंसक हकलाया। तुम क्या हो? तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? कुछ समय पहले रे उनसे कुछ सवाल पूछने यहाँ आया था। हालांकि वे उसके आने से इतने खुश थे कि वे उसकी चापलूसी करने लगे। रे ने उन्हें अनदेखा कर दिया और यह कहकर चला गया, ये बकवास है। लेकिन अब वह वापस आ गया था। पहले के उसके हाव भाव के विपरीत वे समझ गए कि उसका मूड बहुत खराब था। उन्होंने ये भी देखा कि आसमान और भी काला हो गया था। किसने किया? रे ने बिना कोई बात घुमाए अपनी तीखी नज़रों से कमरे में मौजूद चेहरों पर चमक बिखेरी। पेनी पर वो फूलदान किसने गिराया? ये सुनकर उनकी सांसें रुक गईं और वे एक दूसरे को विस्फारित आंखों से देखने लगे। रे, तुम क्या कह रहे हो? एक प्रशंसक घबराकर हंसा। कौन सा गमला? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये सही है, एक और ने कहा। हमने उसे सबक सिखाने के लिए ये सब शरारतें की, लेकिन ये तो अपराध जैसा है। रे, हम ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। वह तुम्हें अपमानित करती रहती है। और लड़की तब स्तब्ध रह गई जब चाक का एक टुकड़ा उड़कर उसकी कनपटी पर लगा। तुम्हें मेरे मामलों में दखल देने को किसने कहा? रे ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आवाज़ और लहजा ठंडा था, यहाँ तक कि कठोर भी। मैंने तुम्हें अपना चेहरा छापने और उसे ऐसे घसीटने दिया जैसे मैं कोई तमाशा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि यह समय की बर्बादी है। लेकिन मेरे लिए दूसरों को तकलीफ पहुँचाना, हाँ, क्या बेवकूफ़ लोग हैं। इसीलिए मैं तुम जैसी लड़कियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके होंठों का कोना फड़क गया और उसने हल्के से दांत भींच लिए। अगर अब कोई नहीं बताता कि पेनी के साथ किसने ऐसा किया तो तुम सब इस स्कूल को अलविदा कह दो। रे ने एक बार फिर कमरे पर नज़र दौड़ाई, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बोला। ठीक है, उसने सिर हिलाया। ऐसा ही हो। जैसे ही रे ने उनसे मुंह मोड़ा, लड़कियों में से एक बोली, रे, ये तो नाइंसाफ़ी है। हम तो बस तुम्हें उस सुअर के बच्चे से बचा रहे हैं। आखिर तुमने उसमें क्या देखा? तुम अपनी इज्जत खराब कर रहे हो, इसलिए हम बस उसे साफ कर रहे हैं। अगर हम उसे सबक सिखा दे तो इसमें क्या बुराई है? बाकी लोगों ने भी अपने सदस्यों की ओर देखा और उनके चेहरे पर कड़वाहट भरी नज़र थी। ये सही है, रे।
हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं। रे, तुम ना समझ हो। वह लड़की मोटी और बदसूरत है। हम जानते हैं कि तुम उसके प्रति गंभीर नहीं हो, लेकिन फिर भी वह तुम्हें बार बार अस्वीकार करने की हिम्मत रखती है। हमें केवल तुम्हारी परवाह है, रे। रे इस हद की मूर्खता पर हंस पड़े। यही वजह थी कि उनके कोई दोस्त नहीं थे और वे स्टार छात्रों के अलावा किसी और से बात नहीं करते थे। कम से कम स्टार सेक्शन के छात्रों को तो बातचीत करना आता था। लेकिन ये लड़कियां, कितनी निराशाजनक टोली हैं। तुम सच में नहीं देख सकती कि तुम लड़कियों ने हद पार कर दी है ना? रे ने चिढ़कर कहा, तुमने लगभग किसी की जान ले ही ली थी। ऐसा नहीं है कि हम उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बस उसे डरा रहे हैं। ये तो नाइंसाफी है। एक लड़की गुस्से से चिल्लाई, जिससे बाकी सब स्तब्ध रह गए। वे उसे हैरानी से देखने लगी, लेकिन लड़की बोलती रही। वो लड़की कितनी घमंडी है, जबकि उसके पास गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है। अगर तुम उसका पक्ष लेना चाहती हो तो लो। मैं तुम्हारी प्रशंसक नहीं रहूंगी और अपने माता पिता से कहूंगी कि वे इस स्कूल को दिया जाने वाला दान वापस ले लें। जब उसने सोचा कि इससे रे डर जाएगा तो उसने आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हारे साथ और कौन था? उसने पूछा और लड़की गर्व से मुस्कुराई। हम सब ने। उसने मजाक उड़ाया। रे, क्या तुम्हें पता है कि हम सभी परिवारों ने स्कूल को काफ़ी दान दिया है? हमने ये सब तुम्हारे लिए किया है। ये सच था कि स्टार सेक्शन की सूची और शीर्ष छात्रों की सूची के अलावा एक और सूची भी थी। यह उन परिवारों की सूची थी जिन्होंने स्कूल को महत्वपूर्ण दान दिया था। यही कारण था कि रे के फैंस क्लब के लिए एक निजी कमरा बनाया गया था, क्योंकि इन सभी लड़कियों के परिवारों ने इसके लिए ढेर सारा पैसा दान किया था। तुम सब, है ना? रे ने उनके चेहरों पर नज़र दौड़ाई। बहुत अच्छा, अपना सामान पैक कर लो। कल से तुम यहाँ नहीं आओगे। इतना कहकर रे ने अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग बंद करने का बटन दबा दिया। उसने अपनी भौहें हिलाईं और मुस्कुरा दिया। तुम लड़कियों की हिम्मत की मुझे अपने भ्रमों के लिए इस्तेमाल करो। कितनी घिनौनी बात है, उसने थूका। तुम्हारे माँ बाप को तो अफसोस होना चाहिए कि उन्होंने तुम जैसे नासमझ कीड़ों को भी जन्म दिया। रे ने जीभ चटकाए और ऐसे मूर्ख लोगों से बहस करने में कोई दिलचस्पी न रखते हुए वहां से चला गया। उन्होंने पेनी के साथ जो किया उससे उसे गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने जो कहा, पेनी की जितनी आलोचना की और यहाँ तक कि इस स्थिति से बचने के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल भी किया, उससे उसका पेट खराब हो गया। क्या उन्हें लगता है कि उनका पैसा उन्हें बचा सकता है? वह बुदबुदाया। वे ऐसे बात करते हैं जैसे वे मेरे चचेरे भाई जितना ही दान करते हों। रे ने हेडमास्टर के ऑफिस जाते हुए हवा में लात मारी। अगर वे पेनी के साथ सिर्फ मजाक कर रहे थे, तो अगर पेनी उनकी बेवकूफ़ी भरी शरारतों में फंस गई तो रे खुद ही निपट लेगा। लेकिन चूंकि अब ये कोई हानिरहित मजाक नहीं रह गया था, इसलिए उसे प्रशासन को इसमें शामिल करना ज़रूरी था। रे जब गलियारे से गुजर रहा था तो उसे अपने फ़ोन में कंपन महसूस हुआ। ये जानने के लिए कि कौन है, उसका चेहरा खिल उठा और उसने फ़ोन उठाया। नमस्ते, तुम्हारा मूड खराब क्यों है? जब दूसरी तरफ से रे ने पूछा तो उसकी भौहें तन गईं। हालांकि उसकी शुरुआती हैरानी जल्द ही हंसी में बदल गई। देखो, कुछ लड़कियां उस लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं जिसका मैं पीछा कर रहा हूं। मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था, है ना? रे ने बेपरवाही से जवाब दिया। उन लड़कियों ने हद पार कर दी और उस पर एक फूलदान गिरा दिया। दूसरी तरफ से बात करने वाले व्यक्ति का स्वर ठंडा और भावशून्य था। तुम्हें उनकी पिटाई करनी चाहिए थी। अरे, वे लड़कियां हैं, तो क्या हुआ? उन्होंने किसी की जान लेने ही वाले थे, तो उन्हें अपने किए का अंजाम पता होना चाहिए। और तुमने कहा था कि तुम इस लड़की का पीछा कर रहे हो, तो बस उसे ये दिखाना ज़रूरी है कि तुम उसकी रक्षा करने में सक्षम हो। रे ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया और निराशा से अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा। चचेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि क्रूर होने से वह प्रभावित होगी। और अगर तुम ऐसे हो तो मुझे तुम्हारे भविष्य का डर है। लाइन में खड़े व्यक्ति ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज गुरुवार है, मैं आज ही आ रहा हूँ। ओह, जल्दी घर आ जाओ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लाइन कट गई। रे अविश्वास से बस फोन को घूरता रहा। मुझे जल्दी घर आने को क्यों कह रहा है जब वो मुझे अकेला छोड़ देता है? रे ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन सिर हिलाया, अपना फ़ोन वापस जेब में रख लिया और अपने प्रशंसकों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए प्रधानाध्यापक के पास चले गए। अध्याय 99। अपराधी। लिली। क्यों? जब स्कूल की घंटी बजी तो लिली, पेनी और गिन्नी लंबे रास्ते से इमारत से बाहर निकल गईं। इस बार वे पेनी की वजह से नहीं, बल्कि लिली की वजह से यह रास्ता अपना रही थीं। लिली ने गिन्नी की तरफ देखते हुए अपने कांपते होंठ भींच लिए। मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था और मैंने खुद से कहा कि मैं उसे अच्छी तरह से बता दूंगी, लेकिन फिर मेरा मुंह बंद ही नहीं हुआ। फिर वह मदद के लिए नन्ही पेनी से लिपट गई। पेनी, क्या मैं मर गई? लिली ने जो बताया था उसे याद करते हुए पेनी का चेहरा बिगड़ गया। वे उससे शौचालय से लौटने पर पूछना चाहते थे, लेकिन उनकी शिक्षिका आ गई। स्व अध्ययन कक्षा के दौरान लिली इतनी व्याकुल थी कि उन्हें उससे कोई जवाब नहीं मिला।
लिली ने तभी अपना अपराध स्वीकार किया जब उसने उनसे दूसरा रास्ता अपनाने को कहा। मुझे लगता है तुम ठीक हो जाओगे। पेनी अजीब तरह से हंसी। तुमने अनुमान लगाया, तुम्हें यकीन नहीं है। लिली नाटकीय ढंग से रोने लगी। रे के क्रोध के विचार से उसकी चिंता आसमान छूने लगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती यदि स्कूल ने पहले ही उसके माता पिता से संपर्क कर लिया होता। लिली विलाप कर रही थी। पेनी खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से आहें भरने लगी। उसके होंठ सिकुड़ गए और वह बेचारी लड़की को कृतज्ञता से देखने लगी। लिली को जाहिर था कि उसने जो किया या कहा था उसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन फिर भी उसने पेनी की वजह से ऐसा कहा। उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे प्रति वफादार रहेगी। लिली का हाथ पकड़ते हुए और फिर गिन्नी का हाथ थामते हुए उसकी मुस्कान फैल गई। पेनी। लिली ने अपना नाटक बंद किया और उसे पकड़े हुए मोटे हाथों की ओर देखा। गिन्नी ने भी उसके हाथ को देखा। उसके गाल लाल हो गए। पेनी का हाथ बहुत मुलायम है। चलो इसकी चिंता मत करो, पेनी ने कहा। अगर वह इतना बुरा है तो मुझे यकीन है कि हेडमास्टर तुम्हें अपने दफ्तर में बुलाते। और हाँ, मुझे यकीन है कि हेडमास्टर तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि तुमने उनके पोते को सच बता दिया। ये तथ्य कि रे हेडमास्टर का पोता था आश्चर्यजनक था। हालांकि पेनी ने इस पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि अपने पहले जन्म में उसने अपने भाई का स्नेह पाने के लिए उपलब्धियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया था। लिली को मुश्किल से ही संतुष्ट किया जा सका। बुरा तो बुरा ही होगा, मैं गवाही दूंगी, पेनी ने दिलासा देते हुए कहा। मैं अपने पापा से भी कहूंगी कि वे मेरे लिए खड़े हों। या फिर अपने चाचा से। लिली और गिन्नी अपनी आंखों में शक की लकीरें नहीं छिपा पा रही थीं। पेनी के पिता और चाचा, क्या वह कोई विद्वान छात्रा नहीं थी और इसीलिए उसे इस स्कूल में दाखिला मिला था? पेनी, क्या तुम्हारे पिताजी ने भी यहीं से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी? लिली ने जिज्ञासावश पूछा। हाँ। ओह, इसीलिए, लिली ने समझकर सिर हिलाया। तो तुम्हारे पिताजी शायद हेडमास्टर को जानते होंगे, है ना? उनके बीच अच्छे संबंध हैं। पेनी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी बुद्धिमान हो, गिन्नी ने प्रसन्नता व्यक्त की। उनके मन में पेनी ने अपने पिता और चाचा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वे भी पहले विद्वान छात्र थे। सोचने पर पेनी ज्यादा गरीब नहीं लगती थी और उसकी सारी चीजें बिल्कुल नहीं थीं, हालांकि साधारण। अगर उसके पिता ने यहीं से स्नातक किया था तो इसका मतलब ये भी था कि उसके पिता किसी अच्छी कंपनी में काम करते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत मान लिया कि वह उच्च मध्यम वर्ग से होगी। ओह, वे कितनी तेजी से अनुमान लगाते हैं। हम लगभग पहुंच ही गए हैं, लिली ने तीनों को हाथ में हाथ डाले चलते हुए कहा। क्या ये नीना है? जब उन्होंने नीना को गेट के बाहर इंतजार करते देखा तो तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ सेकंड बाद एक कार नीना के सामने आकर रुकी। वो तो अलग कार है, पेनी ने सोचा। अब उसे उत्सुकता हुई कि नीना को स्कूल से अलग कार से क्यों लाया जा रहा है। क्या वो उसे लेने के लिए किसी कार ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का इस्तेमाल कर रही है? लेकिन क्या ये थोड़ा महंगा नहीं है, क्योंकि आंटी जैसा का घर यहाँ से 1 घंटे से ज़्यादा की दूरी पर है। उनके भत्ते के साथ भी ये उनके रोज़मर्रा के गुजारे के लिए काफ़ी नहीं था। पेनी के विपरीत दोनों लड़कियों के मन में अलग अलग विचार थे। क्या वह आज अनुपस्थित नहीं थी? गिन्नी ने असमंजस में कहा। लिली ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसे आज नहीं देखा। वो अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म में कैसे है? उसने क्लास तो नहीं छोड़ी, है ना? नीना, क्लास छोड़ रही हो? गिन्नी ने अपना ध्यान लिली की ओर मोड़ा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी। खैर, पेट्रिसिया भी कुछ दिनों से अनुपस्थित है। शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। जब दोनों लड़कियां उलझन भरी बातें कर रही थीं, तभी पेनी को एहसास हुआ कि उसने आज नीना को देखा ही नहीं। पेनी ने नीना के साथ मुश्किल से ही कुछ समय बिताया था, लेकिन वह हमेशा नीना की हर हरकत के प्रति सतर्क रहती थी। लेकिन आज की कई घटनाओं के कारण पेनी को एहसास ही नहीं हुआ कि नीना आज स्कूल नहीं आई है। कक्षाएं छोड़ रही थी, है ना? पेनी बुदबुदाए। तो फिर वह सारा दिन कहाँ रहती होगी? तारांकन, तारांकन, तारांकन। इस बीच नीना ने पिछली सीट पर अपने अंगूठे का सिरा काट लिया। जैसे ही वे अपने स्कूल के पास से गुजरे, उसने घबराहट में अपना सिर नीचे कर लिया। उसने अपने कुछ सहपाठियों को बाहर देखा तो वह थोड़ा छिप गई। इस कार की खिड़की पर रंग क्यों नहीं लगा है? उसने चिढ़कर जीभ चटकाई और अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया ताकि कोई उसे अंदर न देख ले। यह अच्छी बात थी कि सभी को पता था कि बेनेट स्कूल में आते जाते रहते हैं, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि नीना अब किसी और घर जा रही है। यह अच्छी बात थी कि पेनी ने बेनेट होने का बखान नहीं किया था। हालांकि नीना जानती थी कि रे के दीवाने प्रशंसकों की वजह से पेनी के पास ऐसा करने का समय ही नहीं है। वह पैसा। नीना का चेहरा उतर गया और उसने अपनी पीठ सीधी कर ली क्योंकि कार स्कूल के मैदान से निकल चुकी थी। वह गुस्से से बोली। उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि पेनी के अब दोस्त हैं, गिन्नी और लिली। हालांकि गिन्नी एक हारी हुई लड़की थी, लिली असल में एक अच्छे परिवार से थी। काश लिली को चोट लग जाती। नीना ने धीरे से अपने हाथ में टूटी हुई चेन को देखा।
चाबी की चेन की असली सजावट गायब थी, क्योंकि सिर्फ चेन ही बची थी। छी! नीना ने उसे जल्दी से उतारकर सबूत मिटाने के लिए खिड़की थोड़ी नीचे कर दी। चाबी गिराते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि उसे याद आया कि आज सुबह ही वह चाबी का गुच्छा कैसे टूट गया था। तारांकन, तारांकन, तारांकन। कुछ घंटे पहले नीना सुबह से क्लास न आने के कारण छत पर आराम कर रही थी। उसका जन्मदिन था, लेकिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी योजना बदल गई है। उसने उन्हें बताया कि उसके माता पिता को कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए वे सिर्फ उनके साथ ही जन्मदिन मनाएंगे। नीना को स्कूल तो जाना नहीं था, लेकिन वह कॉटेज परिवार में भी नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने स्कूल जाने और क्लास छोड़ने का फैसला किया। छत पर आराम करने के लिए कोई बुरी जगह भी नहीं थी। इसलिए जब नीना आराम कर रही थी तो उसने कुछ जानी पहचानी आवाज़ें सुनी। उत्सुकतावश नीना ने उन्हें देखा तो उसे पेनी, लिली और गिन्नी दिखाई दी। तीनों इतनी खुश लग रही थीं कि नीना कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी नज़र छत पर लगे फूलों की कतार पर पड़ गई। अध्याय 100। मैं यहीं हूँ। घर लौटते हुए पेनी ने अपने भाइयों को ध्यान से देखा, तभी उसे चारों ओर एक गहरी नज़र का एहसास हुआ। इस बार उसे यकीन हो गया कि पहले वाली बेचैनी उन्हीं से आ रही थी। अब ये कोई भ्रम नहीं था। पेनी, तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो? स्लेटर थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसकी आंखों में सचमुच आग लगी हुई थी। क्या हमने कुछ किया है? क्या उसे अंततः जन्मदिन की योजना के बारे में पता चला? मेरी भविष्यवाणी ने मुझे बताया कि कुछ गड़बड़ है। पेनी ने अपने भाई के चेहरों को देखा और पूछा, क्या है? क्या है क्या? ह्यूगो ने मासूमियत से पलकें झपकाते हुए अपना सिर झुकाया। पेनी, जब लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया हो तो उन पर शक करना अच्छी बात नहीं है, एटलस ने कहा। फिर उसे एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए वे उसकी उपेक्षा कर रहे थे। उसका चेहरा खराब हो गया। पेनी ने अपनी सिकुड़ी हुई नज़रें उन पर गड़ाए हुए गुनगुनाया। उसने धीरे से नज़रें फेर लीं, फिर अपना सिर फिर से उनकी तरफ घुमाया। हे भगवान! स्लेटर चौंका, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा सबसे पहले उसी पर पड़ती थी। क्या? पेनी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने गालों को चूसते हुए बोली, वे मेरे साथ भी कोई मजाक तो नहीं करने वाले हैं? किसी शरारत के ख्याल मात्र से ही उसके दिल में एक अवर्णनीय निराशा भर गई। आज उसने रे से और यहाँ तक कि खुद स्टार सेक्शन से भी झगड़ा मोल ले लिया। पेनी को हैरानी नहीं होगी अगर कल उसे दूसरे फैन क्लबों का भी सामना करना पड़े। अरे बाप रे! पेनी का चेहरा लगभग पिघल गया, क्योंकि उसके सिर पर काले बादल छा गए। मुझे हेडमास्टर से मिलकर एडवांस्ड एग्जाम के लिए पूछना चाहिए। अगर मैं कुछ और प्रोजेक्ट करने का प्रस्ताव रखूं तो शायद मैं बाकी सेमेस्टर छोड़ दूं। पेनी के दिल में कड़वाहट भर गई और वह स्लेटर पर तीखी नज़रें गड़ाए बिना न रह सकी। इस आदमी की गलती है। अगर उसकी कायरता न होती तो मैं पूरा स्कूल साल ही छोड़ देती। पेनी, अब मैंने क्या किया? स्लेटर घबरा कर बोला, कसम से आज मैंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की है। देखो, स्लेटर ने जल्दी से अपने बैग से कुछ निकाला और उसे आज का अपना क्विज थमा दिया। देखा, जो आग उसे घेर रही थी वह सामने पड़े अखबार को देखकर कम हो गई। यह क्या है? ये पॉप क्विज का मेरा परिणाम है। पॉप क्विज। पेनी बस बगल में लिखे हुए दूसरे शब्द को देखती रही। 10 में से 7। वाह! उसने धीरे से उसकी ओर देखा, उसके होंठ खुले हुए थे। वाह! उसके चेहरे पर स्तब्धता का भाव देखकर स्लेटर ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली। हा, उसने अपनी नाक रगड़ी। बहाना नहीं चाहता, पर जवाब देते वक्त मुझे जरा भी पसीना नहीं आया। कमाल है। मतलब, हालांकि ये पिछले पाठों का एक संक्षिप्त विवरण है, फिर भी सवाल इतने जाने पहचाने थे और जवाब मानो मेरे हाथ पर लिख दिए गए हों। बहुत खूब। देखा, स्लेटर गर्व से मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, मैं अपनी कक्षा में सबसे नीचे इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैं गंभीर हो गया तो स्टार सेक्शन भी मुझे खतरा समझेगा। वाह! इस बार ह्यूगो और एटलस पेनी के साथ शामिल होने से खुद को रोक नहीं सके। उनकी प्रतिक्रिया देखकर स्लेटर को यह समझ नहीं आया कि वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि उन्हें पॉप क्विज में 10 में से 7 अंक मिले थे या वे उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। क्या? स्लेटर ने गला साफ किया। मैंने बहुत अच्छा किया, है ना? तुमने किया। एटलस ने सिर हिलाया और ह्यूगो गर्व से मुस्कुराया। मुझे पता था, तुम भी होशियार हो, बस थोड़े अपरिपक्व हो, ह्यूगो ने कहा। यह सुनकर स्लेटर ने होंठ भींच लिए और उसके गाल हल्के से लाल हो गए। फिर उसने पेनी को ऐसे देखा जैसे उसकी तारीफ ही गायब हो। जब उसकी नज़रें पेनी से मिलीं तो उसके चेहरे पर आई मुस्कान ने उसके तनावग्रस्त कंधों को ढीला छोड़ दिया। तीसरे भाई, ये तो कमाल है। उसने उसे अंगूठा दिखाया। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं, मानो वह किसी भी पल रो पड़ेगी। मैं इसे अभी फ्रेम करना चाहती हूँ। एक पल के लिए तीनों भाई उसे देखते रह गए। उसकी मुस्कान न तो बड़ी थी न ही छोटी, लेकिन उसकी आंखें इतनी खूबसूरती से चमक रही थीं कि वह किसी परी जैसी लग रही थी। आज मैंने भी क्विज में अच्छा किया, ह्यूगो ने धीरे से कहा, जिससे उसके भाई बहन उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन मैं इसे अपने लॉकर में छोड़ आया था। हाँ, स्लेटर ने नाक भान से कुड़ी।
बड़े भाई, तुम्हें सबूत चाहिए। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, एटलस ने बड़े ही शानदार ढंग से आज का अपना मॉक टेस्ट प्रसारित कर दिया। उसने स्लेटर की तरफ देखा और धीरे से बोला, 50 में से 50, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्लेटर का जबड़ा जमीन पर आ गया, जबकि पेनी ने अपने भाइयों के बीच अपनी आंखें घुमाईं। इनमें कुछ गड़बड़ है ना? पेनी ने सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगी। कितना अजीब है। अगर वह उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती तो पेनी सोचती कि वे उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वह अपने भाइयों को इतना जानती थी कि वह किसी को भी जरा सी भी उम्मीद अपने दिल में नहीं आने देती थी। शायद उसे ह्यूगो से कोई आपत्ति न हो क्योंकि वह सबसे दयालु था। लेकिन एटलस और स्लेटर, पेनी ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखते हुए अपना चेहरा सहलाया। ये दोनों, मैं कल्पना भी नहीं करना चाहती। मैं बस निराश हो जाऊंगी। वैन में अचानक उसकी खामोशी फैल गई, जिससे उसके बड़े भाई उसकी ओर देखने लगे। पहले वे उसे जिस गहरी नज़र से देख रहे थे उसके विपरीत वे थोड़े उत्सुक थे। क्या उसे मेरा परीक्षा परिणाम पसंद नहीं आया? एटलस ने अपने टेस्ट पेपर को देखते हुए सोचा। लेकिन यह एकदम सही है। स्लेटर ने भी आश्चर्य व्यक्त किया, वह अचानक चुप क्यों हो गई? क्या वह थक गई है? ह्यूगो के मन में यही विचार आया। ये सोचकर कि वह थक गई है, दोनों भाई भी चुप हो गए। उन्हें शक की निगाहों से देखने से बेहतर था कि वह चुप रहे। फिर भी वे उसे देखे बिना नहीं रह सके क्योंकि पेनी ने पूरे सफ़र में एक शब्द भी नहीं बोला। जब वे पहुंचे तो पेनी झट से वैन से बाहर निकली और बटलर जेन को गुरुवार के बारे में बताया। चूंकि बटलर जेन इससे वाकिफ थी और उसने इसे अपनी योजनाओं में भी शामिल किया था, इसलिए उसने उसके पालतू जानवरों को पहले से ही तैयार कर रखा था ताकि वह उन्हें ले जा सके। पेनी ने कपड़े बदले और बिना किसी देरी के थर्सडे गाय से मिलने के लिए घर से निकल पड़ी। रास्ते में वह गहरी सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं अचानक उदास क्यों हो गई? उसने मन ही मन बुदबुदाया और जो बात उसे परेशान कर रही थी उसे दूर करने के लिए सिर हिलाया। उसने थर्सडे गाय के साथ अपनी मीटिंग की जगह देखकर अपना ध्यान बटाया। उसे वहां न देखकर उसने तुरंत मान लिया कि वह झाड़ी के पीछे होगा। इसलिए हमेशा की तरह पेनी ने अपना सामान नीचे रखा और रेंगकर झाड़ी में चली गई। लेकिन जब उसने सिर अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने पलकें झपकाईं, उस छोटी सी जगह में इधर उधर देखते हुए। क्या वह आज वाली बात भूल गया या आया ही नहीं? उसने एक और गहरी आह भरी, ये सोचकर कि वह बीमार आदमी बहुत ध्यान भटकाएगा। काश वह मरा न हो। पेनी अपना आधा शरीर झाड़ियों में और बाकी शरीर बाहर रखकर आराम कर रही थी। रेनरेन उसके ठीक पीछे खड़ा था। मैं बिल्कुल यहाँ हूँ। अध्याय 101, इतना आसान। मैं बिल्कुल यहाँ हूँ। रेनरेन ने उसकी तरफ देखा। वह उसकी बुदबुदाहट बमुश्किल सुन पा रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने उसकी आवाज़ सुनी हो। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे देखकर उसका दिल हल्का हो गया। उसकी नज़र धीरे धीरे उन गाड़ियों पर गई जिससे वह मुस्कुरा उठा। वह चुपचाप बैठ गया और जो गाड़ी वह ला रहा था उसे अपने पास रख दिया और चुनचुन वाली गाड़ी ले गया। म्याऊं, चुनचुन, जरा रुको। पेनी ने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन उसकी कमीज फंस गई। मैं बस थोड़ा फंस गई हूँ, मैं आ रही हूँ। अपनी कमीज में फंसी छोटी सी टहनी तोड़कर पेनी ने खुद को ज़बरदस्ती बाहर निकाला। उसने ज़रूरत से ज़्यादा ताकत लगाई जिससे वह किसी चीज़ पर गिर पड़ी। पेनी ने अपना सिर पीछे रगड़ा और पीछे मुड़कर देखा कि वह कहाँ गिरी थी। रेनरेन को देखते ही उसका चेहरा झंझना उठा, जिसकी पीठ ऐसे झुकी हुई थी मानो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। अरे नहीं, मुझे माफ़ करना। उसके आकार की तुलना में रेनरेन तो बस हड्डी मांस का टुकड़ा था। अगर उसके जैसा कोई उसकी पीठ पर गिर जाए तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूटना नामुमकिन नहीं होगा। क्या तुम ठीक हो? पेनी घबराई हुई सी उसके पास पहुंची। रेनरेन के चेहरे पर एक स्थिर भाव था और उसने जबरदस्ती सिर हिलाया। हे, उसने आह भरी। माफ़ करना। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा जिससे वह झुक गया। अरे, क्या तुम सचमुच ठीक हो? उसने चिंतित होकर पूछा, दर्द कम करने के लिए उसकी पीठ हल्के से सहलाते हुए। माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। रेनरेन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका पीला चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। मैं ठीक हूँ, उसने दोहराया मानो वह उसकी आंखों में शक की लकीरें आसानी से पढ़ सकता था। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा, जिससे उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। तुम ठीक नहीं लग रही हो। ओह, मुझे चोट नहीं लगी है। ऐसा नहीं है, उसने धीरे से अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। क्या तुम उदास हो? पेनी हल्के से मुस्कुराए और उसके पास बैठ गई। खैर, मुझे नहीं पता क्यों। वह उसे और कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे देखकर उसके दिल में एक अपनापन सा एहसास हुआ। उसकी नज़रें नकारात्मक रूप से घूरने वाली नहीं, बल्कि मासूमियत से उत्सुक लग रही थीं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, उसने बुदबुदाते हुए अपनी आंखों की कड़वाहट छिपाने के लिए नीचे देखा। बस, मैं चोट नहीं पहुँचाना चाहती।
जिन लोगों ने उसे इतना गहरा दुख पहुंचाया था, उन्हीं लोगों ने उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। पेनी ने अपने होठों को एक पतली सी रेखा में दबा लिया, उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अतीत के बारे में सोचना पसंद नहीं था क्योंकि वह वर्तमान में जीना पसंद करती थी। लेकिन कभी कभी वह खुद को रोक नहीं पाती थी। उसने भले ही बदला लेने के बारे में न सोचा हो और न ही बदला लेने वाली इंसान बनना चाहती हो, लेकिन उसके दिल में जख्म के निशान रह गए। चाहे उसने उन्हें कितना भी छिपाने की कोशिश की हो और चाहे उसने उनके बारे में न सोचने की कितनी भी कोशिश की हो, कुछ दिन ऐसे भी आए जब वे जख्म खुजली करते रहे। वे चुभते रहे, उसे याद दिलाते रहे कि वे थे और हमेशा रहेंगे। और मैं फिर से खुद से नफरत नहीं करना चाहती, उसने धीरे से कहा। खासकर जब मेरे आखिरी शब्द वो शब्द थे। अपने परिवार से नाराज होना आसान था, लेकिन यदि वह पहले से अधिक नाराज होती तो इसका मतलब था कि वह स्वयं से भी नाराज थी। यह अजीब है ना? वह रेनरेन की ओर मुड़ी और धीरे से मुस्कुराए। क्या अजीब बात है? परिवार, एक शब्द से सब कुछ स्पष्ट नहीं हो सकता था, लेकिन रेनरेन समझ गया। परिवार वाकई एक अजीब चीज़ है, उन्होंने कहा। मुझे ये बात भी नापसंद है कि मेरा जन्म मेरी इजाज़त लिए बिना हुआ। अब मुझे पारिवारिक मामलों से भी निपटना है। पेनी ने पलकें झपकाईं, ये सोचकर कि क्या उसने सही सुना है। तुम मुझसे ज्यादा उदास हो, है ना? मैं उदास नहीं हूँ, मैं बस मर रहा हूँ। पेनी फिर से अवाक रह गई। जिस तरह से उसने अपनी बातें कहीं, वह इतनी सरल लग रही थी मानो बताने लायक भी न हो। अब जब वह उसे करीब से देख रही थी तो वह सचमुच अस्वस्थ लग रहा था। वह जानती थी कि वह बीमार लग रहा है, लेकिन क्या उसकी हालत इतनी खराब थी? अगर तुम बीमार हो तो यहाँ क्यों आते हो? तुम्हें आराम करना चाहिए और ठीक हो जाना चाहिए, उसने मासूमियत से कहा। और मेरे बिस्तर पर मर जाऊं? ओह, पेनी ने सिर हिलाया। ठीक है, उसे अपने जीवन के अंतिम दिनों का आनंद लेना चाहिए। ये सोचकर पेनी उस पर दया से देखने से खुद को रोक नहीं पाई। कितना दयालु इंसान, पर उसे बहुत कम उम्र का जीवन मिला। रेनरेन ने मौत और अपनी सेहत के बारे में बहुत सहजता से बात की, लेकिन पेनी और भी उदास हो गई। उसकी पहली दोस्त मर रही थी। क्या बदकिस्मती थी। दुखी मत हो, उसने कहा, लेकिन उसके सिर पर मंडराते काले बादल और भी गरजने लगे। वह आंखें नीची करके उदास हो गई, जिससे उसका चेहरा थोड़ा सा तमतमा गया। उसने सावधानी से उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसकी पीठ हल्के से थपथपाए। उसकी तबीयत खराब नहीं है, उसने सोचा, लेकिन लगता है वही मर रही है। अरे, पेनी ने धीरे से उसकी तरफ देखते हुए पुकारा। मत मरो, हम। उसकी पलकें फड़क रही थीं और उसके होठों के कोने अभी भी नीचे की ओर मुड़े हुए थे जब वह दोहरा रही थी, बिना लड़े मत मरो। जीवन बहुत कीमती है, तुम्हें पता है। देखने के लिए अभी बहुत कुछ है। पसंद करना, मुझे नहीं पता, उसने कंधे उचका दिए। लेकिन मुझे पता है कि अगर हम लंबे समय तक जिंदा रहे तो हमें पता चल जाएगा। शायद। रेनरेन का चेहरा नर्म पड़ गया और उसने सिर हिलाया। तो फिर मैं नहीं मरूंगा। इतना आसान। पेनी ने मुंह खोला, लेकिन तभी उसकी नज़र बगल में खड़े उस अनजान वाहक पर पड़ी। उसने अपना सिर झुकाया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह क्या है? उसने अचानक पूछा, जिससे वह अपने साथ लाए गए वाहक की ओर देखने लगा। ओह, यह अमांडा का बच्चा है। अमांडा। उसने फिर से उसकी ओर देखा और पाया कि वह मुस्कुरा रहा है। मैं अभी इसका ध्यान रख रहा हूँ। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? बिल्कुल। उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से उसके दूसरी तरफ कूद गई और अपना सिर नीचे करके देखने लगी कि उसकी बिल्ली किस नस्ल की है। लेकिन जब उसने उसे गौर से देखा तो उसकी भौहों के बीच की जगह में गहरी रेखाएं फिर से उभरने लगीं। वह जितनी देर देखती रही, उसका मुंह उतना ही खुला रह गया। अमांडा। उसने अविश्वास से धीरे से रेनरेन की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या यह एक काला पैंथर है? रेनरेन ने सिर हिलाया। हम। पेनी ने उसके बेपरवाह चेहरे को ध्यान से देखा। जब उसकी नज़र उस नन्हे शावक पर पड़ी तो उसे उसके छोटे से पिंजरे से बाहर निकालने में झिझक हो रही थी। चिंता मत करो, ये तुम्हें नहीं काटेगा, रेनरेन ने उसे आश्वस्त किया और फिर कहा, जब तक मैं इसे ऐसा न करने को कहूँगा, यह नहीं काटेगा। क्या उसे यह बताना सचमुच ज़रूरी था? पेनी खुद को निराश होकर उसकी तरफ देखने से रोक नहीं पाए। ये बच्चा तो बड़ा अजीब है। अगर उसे उस पर तरस नहीं आता तो वह उससे दोस्ती करने के बारे में दोबारा सोचती। ओह अच्छा, हर कोई अजीब है और रेनरेन कोई बुरी तरह का अजीब नहीं था। अध्याय 102। तब मैं 42 वर्ष का हो गया हूँ। पेनी की अनिच्छा ने रेनरेन को मजबूर कर दिया कि वह शावक को बाहर निकाले ताकि यह साबित हो सके कि वह हानिरहित है। पहले तो उसने बस शावक को उत्सुकता से देखा, फिर उसके बालों को सहलाने लगी। कुछ मिनटों बाद उन्होंने एक दूसरे को प्यार से सहलाया। अब शावक उसकी गोद में था और चुनचुन उसकी गोद में। ये कितना प्यारा है, उसने शावक का पेट सहलाते हुए आश्चर्य से कहा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह हंसी रोक नहीं पाए। कितना प्यारा। रेनरेन खुश हुआ। मुझे लगा था कि अगर मैं इसे यहाँ ले आया तो तुम नाराज हो जाओगे। हे, मैं क्यों करूँगी?
वह हंसी और फिर दूसरे पोर्टेबल पिंजरे की ओर उंगली उठाई। देखो, वहाँ वो चीज़ है। मुझे तो पता भी नहीं कि वो कौन सा जीव है, फिर भी मैं उसका ध्यान रखती हूँ। उसकी नज़र उस अनजान जीव पर पड़ी। ये हमेशा खाता रहता है। उसे खाना पसंद है। आप इसे बाहर नहीं जाने देंगे। अगर वह भाग गया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे, उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। मुझे नहीं पता था कि अमांडा एक काला पैंथर है। उसका बच्चा बहुत प्यारा है और वह नर है। क्या तुमने उसका नाम रखा है? नहीं, पेनी उलझन में उसकी ओर मुड़ी। क्यों? मैं नहीं जानता कि इसे क्या नाम दूँ। ओह, आप उसका नाम बता सकते हैं, लेकिन मैं मालिक नहीं हूँ। पेनी ने मुंह बनाया। तुम्हें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, समझ रही हो? जब मैं माउस का नाम सोच रही थी तो पूरा परिवार। जैसे ही उसे याद आया कि कैसे सभी ने माउस के लिए एक उपयुक्त नाम सोचने में बहुत मेहनत की थी, उसकी मुस्कान थोड़ी कम हो गई। उसने खुद को मजबूर किया कि वह इस पर ज्यादा ध्यान न दे, बल्कि उसे बनाए रखे। कोई बात नहीं, पूरा परिवार, रेनरेन ने सोचा, लेकिन चूंकि वह बीच में ही रुक गई, इसलिए उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। मैं कोई बेहतर नाम सोचूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कैसे हो, ब्लैकी? काला। उसने शावक की ओर देखा। क्योंकि वह काला है। इसे ज्यादा जटिल मत बनाओ। मेरा मतलब है, मैंने इसे माउस नाम देने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि यह एक चूहा है। मैंने बस मान लिया और यह मुझे याद दिलाता है कि यह क्या था। रेनरेन ने मुस्कुराते हुए समझ में सिर हिलाया। मैं समझ गया। वैसे, क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? पेनी ने बात बदलते हुए पूछा। और क्या तुम्हारा यहाँ अकेले आना ठीक रहेगा? क्या तुम्हें डर है कि अगर हम दोनों ही होंगे तो मैं बेहोश हो जाऊंगी? हाँ, पेनी ने सिर हिलाया। लगता है तुम परलोक जाने से बस एक खांसी दूर हो। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वह उसकी ईमानदारी पर हंसते हुए हंसा। हालांकि पेनी सीधी थी, लेकिन कभी रूखी नहीं लगी। और मैं यहाँ नहीं रहती। मेरा चचेरा भाई यहीं रहता है। तुम्हारा चचेरा भाई? रेनरेन ने सिर हिलाया। वह थोड़ा परेशान करने वाला जरूर है, पर बुरा नहीं है। ओह, वह थोड़ा मज़ेदार लगता है। मजाक? खैर, लगता है वो है। आज मैं थोड़ी देर से यहाँ आया, इसकी वजह वही है, उसने समझाया। हालांकि उसने पूछा नहीं था, फिर भी वो ये बात साफ करना चाहता था। मेरे चचेरे भाई को स्कूल में कुछ काम है। लगता है जिस लड़की को वो पसंद करता है, उसे उसके ही चाहने वाले तंग कर रहे हैं। पेनी का चेहरा उस लड़की से अपनी जान पहचान का एहसास दिलाकर तमतमा गया जिसके बारे में वह बात कर रहा था। उसे एक पागल के चाहने वाले भी परेशान कर रहे थे। रेनरेन ने अपनी बाहें उठाईं। ये कैसी नज़र है? हे, कुछ नहीं। पेनी ने सिर हिलाया। यह मुझे बस किसी की याद दिलाता है। रेनरेन ने उसे दूसरी तरफ देखते हुए अपना ध्यान शावक पर केंद्रित किया। क्या तुम्हारे भी कोई प्रेमी हैं? पेनी का गला लगभग भर आया जब उसने उसे निराशा से देखा। मैं? उसने अपनी ओर इशारा किया और उसने सिर हिलाया। इस चेहरे के साथ तुम्हारे चेहरे में क्या खराबी है? तुम? पेनी ने उसकी तरफ उंगली उठाए और हवा में गोले बनाते हुए बोली, शायद तुम्हें ये पता ना हो क्योंकि तुम अपनी सेहत का ध्यान रखने में बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन इस आकार और चेहरे के साथ मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। मैं समाज के सौंदर्य मानकों पर खरी नहीं उतरती और इसमें कोई बुराई नहीं। मुझे खाना पसंद है। उसके होंठ कान से कान तक फैले हुए थे जिससे उसके दांत दिख रहे थे। तुम्हें खाना पसंद है? उसने दोहराया और उसने गर्व से सिर हिलाया। क्या तुम्हारे घर का खाना इतना अच्छा है? ये तो ठीक है, पर क्या तुमने जेल का खाना खाया है? पेनी ने अचानक पूछा, जिससे उसका सिर झुक गया। बात को और उलझाने से बचने के लिए उसने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। अपने पहले जन्म में, जब बेनेट परिवार उसे अपने घर ले गया तो वह कुपोषित थी। कॉटेज परिवार में वह सिर्फ बचा हुआ खाना ही खाती थी, जैसा सचमुच बहुत क्रूर थी। अगर पेनी को और ज्यादा दुख चाहिए होता तो वह सबसे बदला ले लेती। बेनेट परिवार में आने के बाद भी उसके व्यक्तित्व और खानपान की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया। उसे हमेशा लगता था कि कुछ भी खाना पाप है, और आखिरकार उसने अपनी ये बुरी खाने की आदतें वयस्कता में भी जारी रखीं। अगर मार्शल आर्ट की शिक्षा से मिली नियमित कसरत और शरीर को अच्छी तरह पोषित रखने की गुरु की सलाह न होती, तो बिजली के झटके से पहले ही वह भूख से मर जाती। जेल ने उसे दूसरों के लिए लापरवाही से जीने का पछतावा कराया। जब वह समय पर लौटी तो पेनी ने अपनी पुरानी हालत सुधारने और उसे सुधारने के लिए जितना हो सके उतना खाया। ये खुद को बिगाड़ने का उसका तरीका था। रेनरेन ने उसके चेहरे पर सच्ची और उत्साह भरी मुस्कान देखी, मानो वह सिर्फ खाने से ही कुछ हासिल कर रही हो। मुझे लगता है तुम बहुत सुंदर हो। उसकी बात ने उसके चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब कर दी। क्या ये सच है कि मैं समाज के सौंदर्य मानकों को नहीं जानता, लेकिन मेरे मानकों के अनुसार आप सुंदर हैं? तो फिर शायद आपके मानक बहुत निम्न होंगे, उसने मजाक में कहा। रेनरेन ने भौहें चढ़ाईं। अपने आप को इस तरह कम मत आंको। मैं नहीं हूँ, उसने पलटकर जवाब दिया, लेकिन जिस तरह से उसने उसे देखा उससे उसे हैरानी हुई। क्या मैं हूँ? हे, चिंता मत करो,
जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं दुनिया को चौंका देने वाली खूबसूरती बन जाऊंगी, उसने आत्मविश्वास से कहा। उसकी नाक लंबी होती जा रही थी और उसके आसपास की हवा चमक रही थी। रेनरेन ने हल्के से हंसते हुए ताली बजाई, ये सोचकर कि यह उचित प्रतिक्रिया थी। उसने अपनी नाक रगड़ी और मुस्कुराई, क्या मैं काफ़ी आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी? उससे भी अधिक। हे, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपने शरीर पर काम करूंगी। फिलहाल मैं अपनी जवानी का जितना हो सके उतना आनंद लूंगी। कोई प्रेमी नहीं। प्रेमियों का जिक्र आते ही उसका चेहरा निराशा से सिकुड़ गया। उसे स्टार सेक्शन वाले उस पागल रे की याद आ गई। आपकी उम्र क्या है? उसने विशुद्ध जिज्ञासा से पूछा। मैं तो जवान हूँ। हम शायद एक ही उम्र के हैं, उसने उसे कुछ देर देखने के बाद कहा। रेनरेन दुबली पतली और छोटी थी। वह उससे बस कुछ इंच ही लंबी थी। अब जब उसने सोचा तो पेनी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटी थी। इसलिए अगर वह उससे छोटा होता तो कोई आश्चर्य नहीं होता। तुम 17 साल की हो? उसने पूछा, जिससे उसकी भौहें तन गईं। मैं 17 साल का हूँ। एक पल के लिए तो सन्नाटा छा गया। फिर एक पल बाद पेनी खिलखिलाकर हंसी और शरारत से हाथ हिलाया। अध्याय 103, मुझे लगता है हम दोस्त नहीं हैं। हाँ, ठीक है, तो मैं 42 साल का हूँ। पेनी के मुंह से एक शरारती हंसी निकली क्योंकि उसे लगा कि रेनरेन मजाक कर रहा है। ये लड़का 17 साल का तो हो ही नहीं सकता। वह 17 साल का होने के लिए बहुत छोटा था। उसने जितने भी 17 साल के बच्चों को देखा था और उनके साथ रही थी, उसे देखते हुए उसे उस पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि वह मजाक नहीं कर रहा था। जब उसने उसके कान लटकते देखे तो उसकी भौहें तन गईं। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? उसने चौंकते हुए कहा। मैं अपने स्वास्थ्य के कारण छोटा दिखता हूँ। ओह, उसके होंठ तो आकार के हो गए। वह एटलस और उस पागल रे की उम्र का है, लेकिन स्लेटर जितना ही छोटा है। पेनी ने जब उसकी उम्र सुनी तो वह जल्दी से वहां से भाग जाना चाहती थी। हालांकि रे और एटलस को देखते हुए ये लड़का कहीं बेहतर था। वह 13 साल की बच्ची के पीछे पड़ने वाला रे जितना पागल नहीं लग रहा था। और आप 13। इसके बाद रेनरेन ने अपनी उंगलियों की ओर देखा और गिनती की। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा तो वह मुस्कुराया। बस गिनती कर रहा हूँ, उसने कहा। उसने दूसरे ब्लॉक की तरफ देखा और एक कार धीमी होती दिखाई दी। जैसे ही वह उसे बताने वाला था कि उसे जाना है, पेनी अचानक चौंक गई। ओह, मेरे चाचा मुझे लेने आए हैं। पेनी ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और जल्दी से शावक को पिंजरे में रख दिया। फिर उसने झट से चुनचुन को उससे ले लिया। मुझे जाना होगा। पलक झपकते ही पेनी ने सब कुछ समेटा और खड़ी हो गई। हाय अंकल। पेनी ने आलस नहीं किया और अपने पालतू जानवरों के साथ पीछे की सीट पर कूद गई। जैसे ही वह बैठी, रेनरेन के खड़े होने से पहले ही कार तेजी से निकल गई। हमेशा की तरह करियर पकड़े हुए वह कार के पिछले हिस्से को देखता रहा, तभी एक और कार उसके सामने आकर रुकी। युवा मास्टर। रेनरेन ने बटलर की बात अनसुनी कर दी और अपनी नज़रें पेनी की तरफ टिकाए रखीं। ह्यूबर्ट, अगर मैं ज्यादा खाऊं तो क्या मैं ज्यादा जी पाऊंगा? युवा मालिक की पूछताछ सुनकर बटलर की सांस अटक गई। रेनरेन ने धीरे से उसका सामना किया, उसकी आंखें जिज्ञासा से घूम रही थीं। बिल्कुल, युवा गुरु। ह्यूबर्ट ने जोर से सिर हिलाया। जब तक आप तैयार हैं, आप ठीक रहेंगे। ठीक है। बटलर ने चुपचाप युवा मालिक पर नजर रखी जब वह अपने वाहक से शावक को ले जाने के लिए बाहर निकाल रहा था। हर गुरुवार युवा मालिक का रंग हमेशा बेहतर दिखता था। उसे नहीं पता था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन युवा मालिक अब पहले से ज्यादा सक्रिय हो गया था। पहले तो रेनरेन ने अपना मन बदल लिया और अमांडा के बच्चे की देखभाल करना चाहता था। उसे पहले ये पसंद नहीं था, और अब वह खाने के बारे में पूछ रहा था। रेनरेन को हमेशा से ही खाना नापसंद था। हालांकि बटलर उसकी वजह समझ गया था, क्योंकि रेनरेन ने जो दवाइयां ली थीं उनकी वजह से उसकी स्वाद कलिकाएं कड़वी हो गई थीं। ये सोचकर बटलर बूढ़ी श्रीमती पियर्सन को रिपोर्ट करने के लिए थोड़ा उत्साहित था। बटलर ने रेनरेन का ध्यान खींचने के लिए गला साफ किया। उसने अपने हाथ मले और रेनरेन के पास गया। युवा मालिक, वो छोटी बच्ची, क्या वो आपकी नई दोस्त है? दोस्त? रेनरेन ने उसकी तरफ देखा। मुझे यकीन नहीं है। बटलर ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें यकीन क्यों नहीं है? उसने यह नहीं कहा कि हम दोस्त हैं। हे, लेकिन वह हर गुरुवार को आपसे यही मिलती है ना? रेनरेन ने सिर हिलाया। तो फिर मुझे लगता है कि वह तुम्हें एक दोस्त के रूप में देखती है। ओह, क्या यह ऐसा है? युवा मालिक की सुस्त प्रतिक्रिया से बटलर का उत्साह कम नहीं हुआ। उसका नाम क्या है और वह किस परिवार से है? तुम क्यों पूछ रहे हो? रेनरेन ने भौहें चढ़ाईं। उनकी नाराजगी भांपते हुए बटलर ने जल्दी से समझाया। युवा मालिक, अगर हमें पता चल जाए कि वह किस परिवार से है तो शायद हम उसे अपने घर बुला सकें। अगर उन्हें पता चल जाए कि निमंत्रण पियर्सन परिवार से है तो वे खुशी खुशी उस बच्ची को हमारे घर भेज देते। गुरुवार के बजाय आप रोज मिल सकते हैं। रेनरेन का चेहरा ढीला पड़ गया, लेकिन फिर एक बार फिर सख्त हो गया।
मुझे उसका नाम नहीं पता। मैं उससे दोबारा पूछना भूल गया। युवा मास्टर, आप उससे मिलते रहे हैं और अभी तक उसका नाम नहीं जानते? मुझे नहीं लगता कि वह मेरा भी जानती है। रेनरेन ने ये सोचकर भौहें चढ़ाईं। शायद हम दोस्त नहीं हैं। उसके कंधे झुक गए, कान लटक गए और वह घसीटता हुआ कार की ओर बढ़ा। बटलर भौंचक्का रह गया, ये देखकर कि युवा मालिक का मूड क्षितिज तक पहुंच गया था और फिर अचानक जोरदार तरीके से टूट गया। चिंता मत करो युवा स्वामी, मैं आपके लिए पता लगा लूंगा। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच पेनी ने पीछे की सीट से हेंस की ओर देखा। अंकल हेंस, वह ड्राइवर की सीट की तरफ थोड़ा आगे झुकी। मेरी टीचर मिस सैंडरफोर्ड बहुत दयालु हैं। हेंस ने रियरव्यू मिरर में देखा और कहा, पेनी, तुम्हारे साथ वह बच्चा कौन था? अंकल, क्या आप मुझे डांटेंगे? उसने मुंह बनाया, ये सोचकर कि यह हेंस का ध्यान भटकाने का तरीका है। यही वह लड़का है जिसने चुनचुन को पाया था और मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा था। क्या आपने नहीं कहा था कि चुनचुन एक आवारा बिल्ली है? वह तो है, पर उसने उसे पहले पा लिया। वह बहुत बीमार और अस्वस्थ लग रहा है अंकल, इसलिए वह खुद चुनचुन की देखभाल नहीं कर सकता। हेंस ने सिर हिलाया और अपनी नज़रें सड़क पर गड़ाए रखीं। ये तो अजीब है। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या अजीब बात है अंकल? वह जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा है। हेंस कुछ देर तक इस बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे कोई भी घटना याद नहीं आ रही थी जहां उसने उस लड़के को देखा हो। हेंस सर्दियों की शुरुआत से ही देश में थे। पूरे सीजन में उन्होंने कुछ ही कार्यक्रमों में शिरकत की थी, इसलिए ये पता लगाना आसान होगा कि उन्होंने लड़के को कहाँ देखा था। क्या ये कहीं और हो सकता है? चाचा, वह हमेशा आस पड़ोस में ही रहता है। हो सकता है आप पहले भी एक या अनगिनत बार उसके पास से गुजरे हों। हेंस ने फिर से रियरव्यू मिरर पर नज़र डाली और मुस्कुराया, शायद तुम सही हो। पेनी संतोष से मुस्कुराए, उसे खुशी हुई कि उसके चाचा का ध्यान पूरी तरह से बंध गया। उसे मिस सैंडफोर्ड से मिलाने का विचार उसके मन में कहीं और चला गया। वह बाद में फिर कोशिश कर सकती थी। जैसे ही पेनी खुशी खुशी अपनी सीट पर पीछे बैठी, हेंस लगातार रियरव्यू मिरर से उसे देख रहा था। पेनी, क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है? उसने विशुद्ध जिज्ञासा से पूछा। उसने मासूमियत से उसकी ओर देखा और कहा, गुरुवार। मेरा मतलब तारीख से है। पेनी ने डेट के बारे में सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। जब उसे इसका एहसास हुआ तो वह थोड़ी स्तब्ध रह गई। धीरे धीरे उसने ड्राइवर की सीट की तरफ देखा। उसी समय बेनेट मैंशन पहुंचते ही हैंस रुक गया। उसने उसकी तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराया। जन्मदिन मुबारक हो पेनी। अध्याय 104, मैं ठीक हूँ। संक्षिप्त फ्लैशबैक। पेनी डाइनिंग चेयर पर बैठी अपने सामने रखे केक को घूर रही थी। मोमबत्ती धीरे धीरे जल रही थी, मोम पिघल रहा था और उसके तले से टपक रहा था। मेज़ पर रखा खाना अब ठंडा हो चुका था और उसे छुआ तक नहीं गया था। कानों में गूंजती खामोशी को तोड़ते हुए उसने एक घूंट भरा। उसके होंठ थोड़े से सिकुड़ गए और वह धीरे से गाने लगी। जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें, जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें, जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। उसने अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह नाकाम रही। पेनी ने अपने निचले होठों को काटा और सूंघते हुए गालों से आंसू पोंछे। मैंने इतनी उम्मीद क्यों की थी? उसने खुद पर हंसते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब उन्होंने मेरा जन्मदिन मिस किया हो। इस खास दिन पर उसे घेर रहे दुख से उबरने की कोशिश में वह बेचैन हो गई। पेनी ने हल्के से अपने गाल थपथपाए, मुस्कुराने की कोशिश की और खुद के लिए एक और जन्मदिन का गीत गाया। इस बार वह बिना रोए ही जन्मदिन मना पाए। मेरी इच्छा है, पेनी ने आंखें बंद करने से पहले गुनगुनाया, कि मैं खुश रहूं। एक गहरी सांस लेकर उसने मोमबत्ती बुझा दी। आंखें खोलकर उसने धुएं को शांत हवा में उठते देखा। उसकी मुस्कान बस कुछ सेकंड के लिए ही रही, फिर गायब हो गई। इससे पहले कि उसका मूड और बिगड़ता, मेज़ पर उसका फ़ोन बज उठा। जैसे ही पेनी ने एटलस का नाम देखा, उसने तुरंत उसे उठा लिया। पहला भाई, पेनी, मुझे खेद है कि मैं आज नहीं आ सकता, एटलस ने थकी हुई और तनाव भरी आवाज़ में कहा। ओह, पेनी फिर भी मुस्कुराई, उसे लगा कि उसका भाई बहुत व्यस्त है। कोई बात नहीं, कंपनी चलाते समय आपात स्थितियां आती ही रहती हैं। हाँ, एटलस ने गहरी सांस ली। और नीना भी बेहोश हो गई। तो मुझे पहले उसकी जांच करनी होगी। ये नाम सुनते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। नीना, शुक्र है, जब ये हुआ तब वह स्लेटर के साथ थी। तुम क्यों नहीं हमारे साथ डिनर पर आ जाती? कोई बात नहीं, पेनी ने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि फ़ोन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। दरअसल, अच्छा हुआ तुमने फ़ोन किया। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि मुझे जन्मदिन का डिनर कैंसिल करना पड़ेगा। कुछ काम आ गया था। ओह, हाँ, खैर, मुझे जाना होगा। अपना ख्याल रखना। आप भी। इतना कहकर पेनी ने जल्दी से कॉल खत्म कर दी। उसने अपने फ़ोन को गुस्से से देखा, मानो उसे फेंक ही देना चाहती हो।
कुछ समय पहले एकलस ने अपने जन्मदिन का जिक्र किया और सुझाव दिया कि उन्हें इसे मनाना चाहिए। शायद पहली बार उसने उसे ये बातें बताई थीं और उसे शक था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कंपनी के किसी मसले को सुलझाने में उसकी मदद की थी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह इसे परिवार के साथ मनाना चाहती थी। इसलिए पेनी ने उनके लिए खाना पकाने के लिए छुट्टी ले ली थी और फैंसी व्यंजनों की जगह कुछ दिल को छू लेने वाले व्यंजन बनाए थे। लेकिन मुझे ये सब आना ही चाहिए था। पेनी ने गले में अटकी हुई बात को निगलते हुए सिर हिलाया। कोई बात नहीं पेनी, कोई बात नहीं, उदास मत हो, निराश मत हो। उसके होंठ एक बार फिर कांप उठे और उसने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा लिया। ऐसा नहीं था कि वह हमेशा अपना जन्मदिन मनाती थी। सच कहूं तो उसे ये दिन बिल्कुल पसंद नहीं था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसे इस दिन से ही नफरत थी। बड़े होते हुए उसने नीना को इसे इतने शानदार ढंग से मनाते देखा, जबकि उसे हमेशा ऐसे दरकिनार कर दिया जाता था मानो वह वहां रहने लायक ही न हो। साल दर साल परिदृश्य वही रहा, केवल परिवेश अलग रहा। आज की तरह ही ये फिर से नीना थी। बस एक ही निराशा की बात थी कि उसे उम्मीद थी कि इस साल कुछ अलग होगा। उसने बहुत उम्मीदें लगाई थीं और दिन भर बहुत खुश थी, लेकिन अब उसे यहाँ अकेले आंखों में आंसू लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए छोड़ दिया गया है। उसकी सिसकियां खामोश डाइनिंग रूम में गूंजती रहीं जब तक कि दरवाजे की घंटी की आवाज़ ने उसे रोक नहीं दिया। पेनी ने धीरे से अपना सिर उठाया और फिर घंटी बजी। क्या वे आ गए हैं? पेनी ने गला साफ किया, आंखें पोंछीं और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी। कौन जाने, शायद उसके भाई उसे सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे थे। दिल में उम्मीद लिए पेनी ने दरवाज़ा खोला। बाहर दो आदमियों को देखकर उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। जन्मदिन मुबारक हो पेनी, हेंस ने धीरे से मुस्कुराया, जिससे उसकी झुर्रियां और गहरी हो गईं। बटलर जेन ने एक छोटा सा तोहफा पकड़ा हुआ था, उसके करीने से कंघी किए हुए सफ़ेद बालों में रोशनी पड़ रही थी। जन्मदिन मुबारक हो मिस पेनी। उन्हें देखकर, जो हर साल उसके जन्मदिन पर उसे बधाई देने या उपहार भेजने से नहीं चूकते थे, उसकी आंखें नम हो गईं। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने राहत की सांस ली और उनका उतनी ही गर्मजोशी से स्वागत किया जितना उन्होंने इस ठंडी सुनसान रात में उसे महसूस कराया था। तारांकन 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 तारांकन। जन्मदिन मुबारक हो पेनी। पेनी की आंखें नम हो गईं जब उसे याद आया कि कैसे हेंस साल के इस समय उसे हमेशा तोहफे भेजा करते थे। वह हमेशा विदेश में रहते थे, लेकिन कभी कभी वह सिर्फ उनका जन्मदिन मनाने के लिए घर आते थे। अभी भी वो सबसे पहले मुझे नमस्कार करता है, उसने सोचा और खुद से कहा कि अगर उसके अपने माता पिता और भाई बहन भूल गए तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो आज आंटी जैसा से नीना को बाहर ले जाने की मिन्नतें करें। वो हमेशा ऐसे ही होते हैं। ओह अच्छा, जब तक पेनी को कोई उम्मीद नहीं रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। इस घर में कदम रखने से पहले भी वह अक्सर खुद से यही कहती थी। ये परिवार उसे फिर कभी दुख नहीं पहुंचाएगा, फिर कभी नहीं। आज जो थोड़ी सी झिझक थी वह गायब हो गई और उसकी जगह वह शुरुआती दृढ़ता आ गई जो उसने घर आने के लिए हामी भरते समय दिखाई थी। शुक्रिया अंकल हैंस, पेनी मुस्कुराए। मैं अपने पालतू जानवरों को वापस अपने कमरे में ले जाऊंगी। ये कहकर पेनी ने जल्दी से अपने पालतू जानवरों का सामान उठाया और कार से बाहर कूद गई। हेंस ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या वह अपने जन्मदिन के बारे में बात नहीं करना चाहती थी? उसके होंठ मुड़ गए, लेकिन कुछ नहीं कहा। जब हेंस गाड़ी से बाहर निकला तो पेनी पहले से ही सामने के दरवाजे पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह भाग रही हो, जिससे हेंस का सिर एक तरफ झुक गया। ठीक है, मेरा उपहार। हेंस ने अपनी उंगलियां चटकाईं और ट्रंक की ओर दौड़ा। इस बीच जब पेनी सामने के दरवाजे पर पहुंची तो बटलर जेन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। मिस पेनी, बटलर जेन ने अपनी चिरपरिचित सौम्य मुस्कान बिखेरी। आपके पालतू जानवर के उपकारकर्ता से आपकी मुलाकात कैसी रही? ये बहुत बढ़िया था। पेनी ने मुस्कुराते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं और चारों ओर देखा। आसपास कोई नहीं था। बटलर जेन, मैं पहले अपने कमरे में जाऊंगी, उसने कहा और यह नहीं पूछा कि उसके माता पिता या भाई कहाँ हैं। वे शायद नीना को लेने गए होंगे। क्या नया था, जब मुझे भूख लगेगी तब नीचे आऊंगी, या शायद मैं अपने कमरे में ही खाना खाऊंगी। मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। ठीक है, अलविदा। वह बेकार नहीं बैठी और जल्दी से सीढ़ियों की ओर चली गई। मिस पेनी, बटलर जेन ने पुकारा, लेकिन उसने बस हाथ हिलाया। जब वह उसकी नज़रों से ओझल हुई तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसी समय हेंस आ गया। सर हेंस, क्या कुछ हुआ है? बटलर जेन ने पूछा तो हेंस ने ढेर सारे उपहारों के बावजूद कंधे उचका दिए। चार्ल्स, एलिसन और लड़के कहाँ हैं? हेंस ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वे उसका स्वागत करने के लिए वहां क्यों नहीं थे। वे कुछ अंतिम चरण में हैं। पहले और तीसरे युवा मास्टर हमारे काम से संतुष्ट नहीं थे, बटलर जेन ने आह भरी। उन्होंने मुझे कहा कि जब तक वे इसे ठीक नहीं कर लेते मैं उसका ध्यान भटका दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत है।
हेंस और बटलर जेन ने मेजेनाइन की ओर देखा। वे थोड़ा चिंतित थे कि पेनी उत्सव से बच रही है। क्या वह अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहती थी? तारांकन, तारांकन, तारांकन। जब पेनी अपने बेडरूम में पहुंची तो उसने बेवजह के विचारों से बचने की पूरी कोशिश की। उसने अपने पालतू जानवरों को व्यवस्थित रूप से छोड़ दिया, लेकिन वे उसके पैरों के पास ही रहे। उसने उन्हें मुस्कुराकर देखा और नीचे बैठ गई। मैं ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे इसकी आदत हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।